मोतीलाल जी हो, रिधम देसाई हो, अनिल सिंह भी हो। तो अभी थोड़ा केक हमने अलग एंगल से भी सोचा कि मार्केट में केवल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों, एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हम तो हमेशा मानते आए हैं कि जो वेल्थ हम शेयर खरीद के नहीं बना सकते, उससे ज़्यादा वेल्थ हम शेयर बेच के बना सकते हैं, अपनी कंपनी के शेयर बेच के बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, और ऑफ कोर्स वो माहौल में इन्वेस्टर्स के लिए भी एसएमई में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सब आज हम देखने का एक प्रयत्न करेंगे। आशा है कि हर एक की तरह ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्राम पसंद आएगा। तो जैसे कि अपना चैम्बर का एक नॉर्मल ट्रेडिशन रहा हुआ है, तो वो ट्रेडिशन को आगे ले जाते हुए मैं सभी डिग्निटरीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रागट्य के लिए, लैंप लाइटिंग के लिए आगे आइए सब। बेटा जल्दी मंगल भाई। ले ले बोले जी। फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम पीछे कोई तो प्रेरक बल चाहिए जो हम सबको मोटिवेट करते रहे। तो हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट श्री विजय भाई मेवावाला, आज तक तो उन्होंने सब सिंगल हीरो वाली फिल्म दिखाई है, मोतीलाल जी हो, रिधम जी हो या अनिल सिंह भी। आज उन्होंने डिसाइड किया कि एक मल्टी स्टारर पिक्चर दिखा देते हैं। रिक्वेस्ट विजय भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। राकेश भाई ने बोल दिया मल्टी स्टारर पिक्चर देखाएंगे क्या, मगर मैं जब से इंस्टॉल हुआ हूँ यहाँ, तब से चौथा पांचवा पिक्चर है, और हर एक पिक्चर एक से एक बढ़िया होता है। अभी सीजन चलती है आईपीओ की और ये इन्वेस्टमेंट की, तो इतने जो प्रोग्राम हुए इस साल, इस बार इक्विटी के या आईपीओ या इन्वेस्टर के, तो पहली बार इतने ज़्यादा प्रोग्राम हुए हैं ये टेन्योर में। अभी 3-3.5 महीना हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए। मोतीलाल ओसवाल जी, अनिल सिंह जी आ गए, रिधम देसाई जी आ गए, और आज ये दूसरा प्रोग्राम, मतलब पिक्चर तो एक पर एक हिट ही जा रहा है। और इनका सब यश जाता है मेरे ग्रुप चेयरमैन श्री कमलेश भाई है और उनकी पूरी कमिटी है। नाम तो प्रेसिडेंट का होता है, मगर उनके पीछे जो सोल्जर होता है ना, वो ये लोग होते हैं। इनके लिए प्रोग्राम, इनके लिए ताली बनती है। और आज के युग में, आज के टाइम में, अब कोई भी, हर एक लड़के को जो कॉलेज में पढ़ता है या कुछ जो एडल्ट हो जाता है, वो हाथ में मोबाइल लेके देखता है तो समझ ही जाना पड़ता है। जो 9 से 9:30 से 3-3:30 में दिखता है तो समझ ही जाना पड़ चाहिए आपको सबको कि वही देख रहा है कि क्या लूं क्या बेचूं। फिर 3:30 के बाद थोड़ा आराम करता है, शाम को जिम में जाता है, इधर उधर घूमने जाता है, फिर चाय की टपरी पे बैठता है, 10 बजे सो जाता है, फिर 9:30 से ये काम चालू हो जाता है। कुछ रील बिल देखता हो तो रात को देखता होगा, मगर ये आवर्स में 9:30 से 3:30 के आवर्स में यही चलता है। और आज हर एक लोग इसके पीछे कि शॉर्ट टर्म में कैसे पैसा कमाना है, वो सोच के आगे चलते हैं। मगर अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो उसमें ऐसा एक बिजनेसमैन ने बोला कि जब आपके पास ये शेयर बाजार का काम कमाए हुए लोगों के लिए है, जिनके पास पैसा है उनके लिए है, इसको इसमें से कमा के घर चलाना इसका काम नहीं है। आपके पास कमाया हुआ पैसा है तो शेयर बाजार में लगाओ तो डबल होगा, ट्रिपल होगा, मगर उनसे घर चलाने के लिए पैसा लगाओगे तो वो भी जाएगा, क्योंकि पेशन नहीं रहती है ना। वो पैसा तो एक्स्ट्रा होता है तो पेशन रहती है,
कि अभी है एक्स्ट्रा पड़ा है तो उनका 2 गुना 3 गुना हो सकता है, मेरा नॉलेज है, आप लोगों तो विद्वान हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, आज के एमएससी आईपीओ एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज सेमिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुजराती चलेगा ने भाई? गुजराती मंच पर ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમના વક્તાશ્રીઓ ફોર બ્રિજ કેપિટલના પાર્ટનરો શ્રી મુનીરભાઈ અજાની, શ્રી ડેનિસભાઈ શાહ અને સીએ તથા સીએસ આયુષી હંસારિયા, થ્રી ડિફેન્સ કેપિટલ સર્વિસીસ લિમિટેડના ચેરમેન શ્રી પંકજભાઈ ખેતાન, વિવેક સંજય એન્ડ કંપનીના પાર્ટનર સીએ સંજયભાઈ જૈન, એસડીસીસીએના મારા સાથી મિત્રો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, हमारे आईपीपी श्री रमेश भाई वगासिया, हमारा सेक्रेटरी है नहीं आज एब्सेंट है, हमारे ट्रेजरर श्री मुनाल भाई शुक्ल, ग्रुप चेयरमैन श्री कमलेश भाई गजेरा, चेम्बर नी कैपिटल एंड कॉमोडिटीज मार्केट कंपनी को चेयरमैन डॉक्टर राकेश भाई दोषी, चेम्बर सभ्य श्री उद्योग साहसिक मित्रों, रोकाणकारों, व्यापारी सज्जनों, सन्नारीओ और आप सौने हूँ आ कार्यक्रम में हृदयना उमेदवारथी आवकारू छूं। एसएमई आईपीओ ની પ્રક્રિયા નાના નાના મધ્યમ ઉદ્યોગોમાં પહેલી વખત જાહેરમાં પોતાના શેર રજૂ કરી કેપિટલ એકત્રિત કરવાની છે। गुजरात और सूरत एमएसएमई का हब है और वो एमएसएमईज के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है। जो एमएसएमईज छोटे छोटे 5, 10, 15 करोड़ के जो एमएसएमईज होते हैं उनका आईपीओ लाने के लिए ऐसे सेमिनार्स किए जाते हैं कि जिससे उसका व्यापार कितनी ऊंचाई, कितनी हाइट ले सके और कितना उन लोगों को पैसा जिसका जरूरत है तो वो अंदर इन्वेस्ट कर सके। इसके एમાં નાણાકીય સલાહકાર સેવાઓ બિઝનેસને વધુ ઊંચાઈ સુધી લઈ જવાના હેતુથી નાણાંની વ્યવસ્થા પર નિષ્ણાત સલાહ અને વ્યૂહાત્મક માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે। સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા સેબી અને એસએમઈ આઈપીઓમાં રોકાણકારોના વધતા ઉત્સાહને વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે। ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થયેલી કંપનીઓ તેઓના આઈપીઓ ઓફર સાઇઝ કરતા અનેક ગણા વધારે બીટ્સ મેળવે છે અને આ અતિવૃદ્ધિ સેબી માટે ચિંતાનું કારણ છે, કારણ કે કેટલીક એસએમઈસ પાસે મજબૂત ટ્રેડ રેકોર્ડ નથી અને જેનાથી રોકાણકારો માટે જોખમ વધી શકે છે। સેબીના નિયમકર્તાઓ આ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે અને નવા નિયમો લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા, જેનાથી એસએમઈઝ આઈપીઓમાં વધુ સુસંગતતા અને નિષ્પક્ષતા આવે। छोटे छोटे एमएससी है जो आईपीओ ला देते हैं और पैसा किसी का, जैसी कंपनी का कोई फंडामेंटल नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, फिर भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आईपीओ का पैसा जो लगाते हैं उनके लिए जोखिम हो जाता है। और आज के पेपर में मैंने पढ़ा है कि कुछ जीएसटी भी आईपीओ एसएमईज आईपीओ पर वॉच रख रहा है और उसकी इंक्वायरी निकाल रहा है। जीएसटी डिवीजन जो ऐसे एसएमईज आईपीओ आते हैं उसके ऊपर भी आज के पेपर में आया हुआ है। इसलिए भारत सरकार और सेबी अगर ऐसा नया एक्शन प्लान बनाएगी, कुछ नया कानून कायदा लाएगी तो ऑटोमेटिकली एसएमएस को बढ़ावा मिलेगा और उसमें इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। भारत में एसएमई आईपीओ क्षेत्र में घनी वृद्धि जोवा मळी छे, जेमां गुजरातनुं पण महत्वपूर्ण योगदान रह्युं छे। गुजरातना एसएमईज द्वारा बीड्समां मळेली रकममां पण घणो वधारो थयो छे। आवो वधारो एसएमईज बिजनेसोने वृद्धि माटे केपिटल मार्केट तरफ आकर्षण अने मददरूप रह्यो छे। दक्षिण गुजरात भारतमां एमएसएमईजनुं हब छे। 65% एमएसएमईज दक्षिण गुजरात में है और उनमें से 50% एमएसएमईज सूरत में है। सूरत एमएसएमईजनुं हब छे अने 50% एमएसएमईज सूरतमां छे। आ जो हजू आपने एमएसएमईज ने आईपीओ ने प्रोत्साहन आपवू होय तो भारत में एमएसएमईज आईपीओ ने नोंधपात्र वृद्धि थई रही है। त्यारे कार्यक्रम में उपस्थित निष्णातो के जो आ क्षेत्र में एक्सपर्टाइज धरावे छे तेओ सूरतनी कंपनीओने आईपीओ लाववा माटे मार्गदर्शन साथे साथे नाणाकीय सलाह पण आपशे। हमने आगे हमारे आईपीपी रमेश भाई वगासिया के टेन्योर में भी 3 या 4 आईपीओ प्रीमियर किया था। उसमें 29 स्पॉट 3-4 लोगों ने तो आईपीओ अपना डिक्लेयर कर दिया था और वो आईपीओ डिक्लेयर होने के बाद अभी इस साल लिस्टिंग भी हो गया और अच्छा ग्रो कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं हर एक एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, और एमएसएमईज है तो ही इंडिया की और गुजरात की इंडिया की जो इक्विटी है, जो इंडिया का जो आज 3 नंबर की इकोनॉमी पे इंडिया जाने वाला है,
अभी है 5 पर और 3 पे जाने वाला है, जिनका भाई $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है, तो ऐसे एमएसएमई को ही आपको प्रोत्साहन करना पड़ेगा, ऐसे उसी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। एमएसएमई से ही इनकी ग्रोथ बढ़ सकती है और इंडिया का ग्रोथ भी इसी से बढ़ सकता है। इसलिए आज के इस सेमिनार में નિષ્ણાત વક્તાશ્રીઓ અને નાણાકીય સલાહકારોને આ મંચ પરથી હું અનુરોધ કરું છું કે સુરતના ઉદ્યોગકારોને આઈપીઓ લાવવા તેમજ આઈપીઓ લાવ્યા બાદ માર્કેટમાં ગ્રોથ માટે સાતત્યતા જાળવવા કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેના વિશે વિસ્તૃત जानकारी આપશે। इस सेमिनार के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन है तो सामने से आपको उनका उत्तर जवाब भी मिलेगा और आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पूछ सकते हो। इनसे आप लोगों को इस सेमिनार में मैं हृदय से आवकारता हूँ, हृदय से आपको वेलकम करता हूँ। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। थैंक यू विजयभाई। विजयभाई તમારું એક વસ્તુ અમને ચોક્કસ યાદ રહેશે, ઇન્ડિયાને અગર થર્ડ નંબરની ઇકોનોમી બનાવી હોય, $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ક્રોસ કરાવવી હોય તો એસએમઈને સપોર્ટ કરવો જ પડશે। અને એસએમઈને સપોર્ટ કરવા માટે બહુ જરૂરી છે કે એમએસએમઈને નાણાકીય પીઠબળ પૂરું પાડે। તો આજના આપના એક્સપર્ટ લોકો પાસેથી આપણે એટલું ચોક્કસ એક્સપેક્ટ કરીએ કે કેવી રીતે એસએમઈ કંપનીઝ પોતાની જ કંપનીઓને લિસ્ટિંગ કરાવીને નાણાકીય શક્તિ કેવી રીતે મેળવી શકે અને કેવી રીતે આગળ વધી શકે। તો આપણે આશા રાખીએ કે આજે ઘણી ઘણી મજા આવશે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી બીજી એક પરંપરા છે કે આવેલા દરેક અતિથિનો આપણે કોઈક ને કોઈક રીતે સત્કાર કરીએ। તો હું રિક્વેસ્ટ કરીશ આપણા ડિગ્નિટરીઝને, સૌથી પહેલા ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ શ્રી મુનિભાઈ અંજાનીનો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે શ્રી ડેનિસભાઈ શાહને વેલકમ કરે। Thank you, Manlajbhai, for doing the honor for us. હું નિખિલભાઈ મદ્રાસીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે શ્રી પંકજભાઈ ખેતાનને વેલકમ કરે। ઇમિડિયેટ પાસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી વગાસા સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે શ્રી સંજયભાઈ જૈનનો आप आपसो आयुषी मैडम ने आप सर प्लीज टेक द सीट। सूरत के हमारे सभी श्रोता, ये सभी हमारे स्पीकर को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को जो बुके से आपको वेलकम किया गया है वो सूरत की बनी हुई टेक्सटाइल की साड़ी है। तो मैडम आप तो बहुत ही खुश होगी, लेकिन आपकी मैम साहब लोग भी अच्छे से खुश हो जाएंगी और ये हमारा ट्रेडिशन है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आप लोगों को कुछ ऐसी वेल्थ क्रिएट करानी है कि नेक्स्ट टाइम सूरत में डायमंड इंडस्ट्री भी है, डायमंड का टोकन भी हम देना चाहते हैं। ફ્રેન્ડ્સ, આવા દરેક પ્રોગ્રામને કદાચ તમે અત્યારે શાંતિથી બેઠા હશો, પણ જેને કે ને આગ લગાડવાનું કામ જે કરે છે અને જે પર્સન અમને આવા બધા પ્રોગ્રામ માટે સતત પ્રેરણા આપતા હોય છે ને સતત
કે ને કે ઓલવેઝ ઓન અવર ટો રાખતા હોય છે તેવા અમારા ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી કમલેશભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ. કમલેશભાઈને સાંભળશો પછી ચોક્કસ તમારામાંથી 50% લોકોને થશે કે મારે બી આઈપીઓ લાવવો જ છે. નમસ્કાર. ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રાંગણમાં આજે આઈપીઓ પિનિયર 4 નામની ઇવેન્ટ થઈ રહી છે. આઈપીઓ પિનિયર 4 માં હું ચેમ્બર વતી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચેમ્બરની એક મુહિમ છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી લિસ્ટેડ કંપનીઓ આવે અને આ લિસ્ટેડ કંપનીઓ લાવવા પાછળનું વિઝન ચેમ્બર આવનારા 5 વર્ષ માટે જોઈ રહ્યું છે, જેની શરૂઆત અમે 2 વર્ષ પહેલા માનનીય પાસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલાના વર્ષથી શરૂ કરેલી. હિમાંશુભાઈને સૌપ્રથમ આ વિઝન માટે આપણે તાળીઓથી અભિવાદિત કરીએ. હિમાંશુભાઈ, આપ જેવા પ્રમુખોના લીધે દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોને એક વિઝન આવે છે કે મારી કંપની પણ આજે સ્ટોક માર્કેટ પર લિસ્ટેડ થઈ શકે. આમના સમયગાળા દરમિયાન ચેમ્બરે આઈપીઓ પિનિયર 1 અને આઈપીઓ પિનિયર 2 નામની 2 ઇવેન્ટ કરી. અમારા પાસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયા અહીં ઉપસ્થિત છે. એમના સમયમાં અમે આઈપીઓ પિનિયર 3 નામની ઇવેન્ટ કરી. રમેશભાઈ વઘાસિયા પછી વિજયભાઈ તો હજી આ ઇનિંગની શરૂઆત કરી છે. વિજયભાઈ, આઈપીઓ પિનિયર 4 ના અમે આપને વધામણા કરીએ છીએ. આપના વર્ષમાં આજે અમે 2 આઈપીઓ પિનિયર કરીશું. દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોનો આટલો બધો ઉત્સાહ જોઈને ચેમ્બરને પણ ઘણી વખત એમ થતું હોય કે કેમ દક્ષિણ ગુજરાતનો ઉદ્યોગકાર પોતાની કંપનીને બીએસસી કે એનએસસી પર લિસ્ટ ના કરે. આજે કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે જોઈએ છે સુરતનો કોઈ પણ વેપારી કે ઉદ્યોગકારનું નાનામાં નાની કામની તકેદારી ચેમ્બર રાખતું હોય છે, પણ જ્યારે કંપનીને લિસ્ટ કરવાની વાત આવે ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગકાર પાછળ રહી જાય. એ કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવવામાં નહીં આવે. એક વિઝન સાથે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કામ કરી રહ્યું છે કે આવનારા 3 થી 5 વર્ષની અંદર 50 જેટલી કંપનીઓનો આઈપીઓ આવે. એ વિઝન માટે આપણે ચેમ્બરને અભિવાદિત કરીએ. આ વિઝન જોવું એ કોઈ રમત વાત નથી. આ વિઝન માટે ખૂબ મહેનત લાગે અને પાયાના કામ રૂપે અમે અત્યાર સુધીમાં 30 લિસ્ટેડ કંપનીઓને આ જ પ્રાંગણમાં બોલાવીને અભિવાદિત કરી છે. અને જે કંપનીઓ પોતાની કંપનીને લિસ્ટ કરવા માંગે છે એને અમે એક સંકલ્પનું શ્રીફળ આપીએ છીએ. ડેનિશભાઈ, અમે आपने જણાવીએ कि हमें हिंदी में बताओ, एक ऐसी पद्धति शुरू की है कि जिसमें कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लाना चाहे तो हम उसको एक संकल्प पत्र देते हैं, वो उसका कमिटमेंट होगा. एक श्रीफल देते हैं कोकोनट जो शुभता का प्रतीक होगा. एक कलश देते हैं जो उसको स्थापित करेगा और 101 रुपए का कवर भी देते हैं कि आप आईपीओ लाओ, आपकी गोद हम भर देंगे. ये ताकत है आज हमारे चैम्बर की कि अगर आप एसएमई आईपीओ लाते हो तो यहीं से हम भर देंगे. हमें डोर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है. तो यही ताकत को हम आगे ले जाएंगे. आप में से कोई भी अगर अपना आईपीओ लाना चाहे तो आज हमारे बीच 4 ब्रिज से जो वक्ता है उनको हम अभिवादित करते हैं. संजय भाई, आपको हम अभिवादित करते हैं. आयुष बहन, आपको हम अभिवादित करते हैं. पंकज भाई, आपको हम अभिवादित करते हैं. मुनीर भाई, आपको हम अभिवादित करते हैं. आज ये 5 बैट्समैन खेलेंगे और उसकी बैटिंग आपको इतनी अच्छी तरीके से देखना है कि अगर आप कभी भी अपना आईपीओ लाना चाहे तो छोटी से छोटी चीज का ये सब चीज आपको बताएंगे. मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा ये कारवा चलता रहेगा. विजय भाई, विजय भव चलता रहेगा. आईपीओ पिनियर 5 चलता रहेगा. खूब खूब आभार. थैंक यू कमलेशभाई. फ्रेंड्स, अभी सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, पर मेरे हिसाब से आईपीओ जैसी पवित्र चीज शायद ही कोई होगी. मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? सेकेंडरी मार्केट में जब भाव बढ़ता है ना तो वेल्थ ट्रांसफर ही होती है, एक इन्वेस्टर की दूसरे इन्वेस्टर के पास जाती है. लेकिन जब आईपीओ आता है ना तो वो सही में कैपिटल फॉर्मेशन होता है. इकोनॉमी में नई कैपिटल आती है और वो नई कैपिटल से जो एक पॉजिटिव स्पाइरल शुरू होता है वही अपनी इकोनॉमी को बड़ा थ्रस्ट देता है. तो हम समझने की ट्राई करेंगे कि आईपीओ क्यों लाना चाहिए, आईपीओ से छोटे निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा और सबसे इम्पोर्टेंट आईपीओ से बड़े एंटरप्रेन्योर को क्या फ़ायदा होगा. तो यही चीज़ बयां करने के लिए मैं श्री डेनिश भाई साहब को इन्वाइट करना चाहूँगा. डेनिश भाई का एक छोटा परिचय मैं दे देता हूँ. नॉर्मली तो चैम्बर में ऐसा होता है कि वक्ता का परिचय देने के लिए कोई और आते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन अब ये मल्टी स्टारर है तो इतने अलग अलग लोग नहीं, सबका परिचय नहीं दूंगा तो आपको मुझे थोड़ा और सहन करना पड़ेगा. डेनिश भाई
पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। बहुत अच्छी जगह ने उन्होंने अपना करियर बिताया है, मोतीलाल ओसवाल हो, एंजल वन हो, और वहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने अल्ट्रा HNI जो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं ऐसे क्लाइंट को हैंडल किया है। दूसरी एक उन्होंने खास बात जो है कि उन्होंने SME IPO के लिए मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत की है, एंड ही इज कंसिडर एज जेम स्टॉक पिकर। मतलब आपको कोई बड़ी टिप लेनी हो तो डेनिस भाई है हमारे साथ में, तो जरूर पूछ लेना, पब्लिक में नहीं, एंड में बोलेंगे। डेनिस भाई प्लीज। ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. સરે કીધું એવી રીતે ઓવર સબસ્ક્રિપ્શન છે તો ખબર નહીં લિસ્ટિંગ કેટલું બમ્પર થશે. Just to start on a lighter note, basically I am Gujarati, so I'll start with मतलब I'll be more comfortable तो હું તમારી સાથે ગુજરાતીમાં જ વાત કરું તો we can create a very good relationship. I've always been believing કે language is just a communication mode. Important છે કે message જે આપણે encode કરીએ છીએ decode થાય. So I'll start my speech with the my small introduction. I've completed my post graduation in year 2005. I've been with Angel માં મેં 10 વર્ષ કામ કર્યું. Then I've joined Motilal Oswal. I was heading Motilal Oswal as a India level for taking care of ultra HNI investors and corporate clients. 3 years back, we have started our own venture called Forbridge Capital. 3 years back, it is in the middle of year of 2021. કદાચ એ બેઠેલા ઘણા બધામાંથી બધાને ખબર હશે કે we have seen in the last 20 years we have seen the major ups and downs in the market. આપણે ઘણા બધા ups and downs જોયા, રાઈટ? એટલે મારા પહેલા ઘણા બધા અહીંયા એક્સપિરિયન્સ સિનિયર લોકો હશે કે જેમણે કદાચ હર્ષદ મહેતા કે કેતન પારેખની બી તેજી મંદી જોઈ હશે. બટ આફ્ટર કમિંગ બેક ટુ માય ઇક્વિટી માર્કેટ મેં ઘણા બધા ક્રેશિસ જોયા, લાઈક પી નોટ્સ 2008 આપણું લેમન બ્રધર્સ વાળું, then 2013-14 crash, and the last but not the least was the COVID, જ્યારે આપણે નિફ્ટીને ઓલ ટાઈમ લો ટચ કરતા જોયું. એના પછી ઘણા બધા ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ આવી ગયા, થેન્ક્સ ટુ એક્સચેન્જ, થેન્ક્સ ટુ બ્રોકર્સ. એ લોકોએ ટેકનોલોજીકલ એટલા બધા એડવાન્સમેન્ટ કર્યા કે જેના કારણે એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કે મતલબ મેં 15 વર્ષ સુધી મેં કામ કર્યું ને જ્યારે ઇક્વિટીમાં, ત્યારે મને હંમેશા એક જ મેનેજમેન્ટથી એક જ વાત આવે કે આપણો માર્કેટ શેર નથી વધી રહ્યો, કારણ કે ઇન્ડિયાના ટોટલ જે નંબર ઓફ ડીમેટ હોલ્ડર્સ છે ને એ નથી વધી રહ્યા. સતત વર્ષો સુધી આપણા જે ડીમેટ હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ હતા ને, ઇટ વોઝ સમવેર અરાઉન્ડ 2 કરોડ, 2.5 કરોડ, 3 કરોડ. 2020 સુધી આપણા ડીમેટ અકાઉન્ટ હોલ્ડર હતા 4 કરોડ. આજે when we are sitting in 2024, અત્યારે ઇન્ડિયામાં ટોટલ ડીમેટ અકાઉન્ટ હોલ્ડર છે 17 કરોડ, 17 કરોડ. when we are sitting here, આ એક તબક્કો એવો છે કે જ્યારે DII એ FII ને ઓવરપાસ કરી દીધું છે. અત્યારે આપણને મતલબ that was a time કે જ્યારે આપણે જોવું પડે FII ના નેટ સેલ ફિગર કેટલા હોય છે સાંજે, અને વી પ્રેડિક્ટ ધ માર્કેટ કે કાલે કેવું ખુલશે, કારણ કે FII વધારે સેલ કરી જાય તો નક્કી કાલે નીચે. હવે when there is a time કે જ્યારે આપણે આઉટફ્લોની મતલબ ફોરેન ફ્લોની આપણે we don't have to wait, right? કારણ કે આપણે ડોમેસ્ટિક ફ્લો જ એટલા બધા સ્ટ્રોંગ છે. સો કમિંગ બેક ટુ કોવિડ ક્રાઇસિસ થયા પછી એક ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટના કારણે એવું થયું, જેવું સરે કીધું કે ઇવન કોલેજ જતા છોકરાઓ કે હાઉસવાઇફ એવરીવન ઇઝ આસ્કિંગ ફોર ધ ડીમેટ અકાઉન્ટ ખોલાવ છે, IPO ભરવો છે એન્ડ ઓલ ઓફ ધેટ. પણ આ 3 વર્ષમાં 4 વર્ષના સમયમાં એક બીજું એક મોટું એક સેગમેન્ટ વોઝ ઇવોલ્વિંગ, that is none another but than SME, right? જે સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ. એકચ્યુઅલી મતલબ there are many developments at the government side કે પછી કે જ્યારે આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા પર ફોકસ ચાલુ થઈ ગયું, એના કારણે ઘણા બધા MSME સેગમેન્ટ જે અત્યાર સુધી એટલા બધા ઓર્ગેનાઇઝ નતા, જે ઇગ્નોર્ડ હતા, એને પણ એક પ્લેટફોર્મ મળી ગયું. અત્યારે કોઈ પણ આપણે જ્યારે બિઝનેસ MSME ઇઝ વોટ? MSME ઇઝ નથિંગ બટ કે આજે બીંગ એન એન્ટરપ્રેન્યોર મારે મારો બિઝનેસ ચાલુ કરવો છે તો હું શેના માટે કરું? તો ઘણા બધા રીઝન છે કે MSME એ કેપિટલ માર્કેટમાં IPO કેમ લાવવો જોઈએ. પણ ઘણા બધા એનાલિસિસ પછી જે મેજર 4 રીઝન્સ છે ને કે જેના કારણે દરેક બેઠેલા એક એન્ટરપ્રેન્યોરે he should think about to enter into the capital market. So there are 4 major reasons. First is કે આજે અત્યારે હું કોઈ પણ બિઝનેસ બીંગ એન એન્ટરપ્રેન્યોર આજે હું કોઈ પણ બિઝનેસ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યો છું તો મારે સૌથી વધારે ફંડની જરૂર પડે છે.
તો આઈ વિલ ડિપ્લોય માય ઓન કેપિટલ. પછી હું મારા રિલેટિવ, સગા સંબંધી, ફ્રેન્ડ્સ એ બધા પાસેથી પૈસા લઈશ. અચ્છા, એ બધું પતી ગયા પછી આઈ ગો ટુ ધ બેંક્સ, આઈ ટ્રાય ફોર ધ લોન્સ, કે મને જેટલું મેક્સિમમ લોન મળી શકે એમાંથી હું લોન લઈશ. મારો ધંધો સેટઅપ થઈ ગયો, મારો ધંધો એક લેવલે આવી ગયો. પણ પછી શું? there are two મેજર ફેક્ટર્સ કે જેના કારણે MSME નો IPO આવવો જોઈએ. એમાં બે છે. એક છે એક્સપાન્શન, કે એક વખત પછી, એક લેવલ પછી એનાથી બેયોન્ડ જો કોઈને પોતાનો બિઝનેસ એક્સપાન્ડ કરવો છે, નવી જ્યોગ્રાફિકલ રીચ બનાવવી છે, નવી પ્રોડક્ટ લાઇન્સ ડેવલપ કરવી છે, નવા ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન કરવા છે, નવા ટાઈપ્સ કરવા છે, નવી ઓફિસીસ ખોલવી છે, તો એક્સપાન્શન માટે પૈસા લાગે છે. અચ્છા, પૈસા માટે હું બેંકમાં નહીં જઈ શકું બીકોઝ there are of two reasons. પહેલું રીઝન એ છે કે લોન્સ ઓલવેઝ કેરીઝ અ બર્ડન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. જ્યારે તમે લોન લેવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે તમને ખબર છે કે પૈસા તમારે પાછા આપવાના છે, અને બીજી વસ્તુ કે એની પર ઇન્ટરેસ્ટ તો ચડે જ જાય છે. એન્ડ બીઇંગ એન ગુજરાતી, આઈ નો કે આપણે વ્યાજ લઈએ, વ્યાજ આપીએ નહીં, રાઈટ? તો પછી આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ, અને ઇન્ટરેસ્ટ ઓલવેઝ ઇમ્પેક્ટ્સ ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ કંપની. એ આખો પ્રોફિટ તમારો ખાઈ જાય. પહેલા we always analyze the balance sheet, we always analyze the balance sheet of many companies. તો અમને જોઈએ કે મતલબ કે કંપનીનો પ્રોફિટ હોય 10 કરોડ, એમાં ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ હોય 6 કરોડ 7 કરોડ, તો નેટ જે પ્રોફિટ જે પ્રમોટર ઘરે લઈ જાય છે, એન્ટરપ્રેન્યોર ઘરે લઈ જાય છે, which is nothing but the 2-3 કરોડ after deploying his lot of efforts, money, પોતાનું બધું આટલા ટેન્શન લઈ ગયા પછી પણ છેલ્લે જ્યારે એનું જો મેજર પોર્શન ઇન્ટરેસ્ટ લઈ જતો હોય, તો the entrepreneur needs to think that they should enter the capital market. So expansion and debt repayment, these two are the major keys. કે એક વખત જ્યારે કેપિટલ માર્કેટ when you raise the fund, ત્યારે તમને હંમેશા એવું થાય કે તમારી પાસે જે ફંડનો સરપ્લસ આવ્યો છે એને તમે બિઝનેસમાં લગાવો, પ્રોફિટ જનરેટ કરો, એનાથી લોન્સ પાછી આપો, લોન્સ ચૂકતે કરો, અને એનાથી જે પણ તમારે એક્સપાન્શન અને રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે જે પૈસા જોઈએ છે, that you can utilize this IPO money into those stuff, right? And the fourth reason is the awareness. આજે અમે ઘણા બધા we meet lot of promoters. તો અમે ઘણા બધા પ્રમોટર્સને મળીએ છીએ ને, તો અમે એવા પ્રમોટર્સને પણ મળીએ છીએ કે જેની પાસે ગવર્નમેન્ટના કોન્ટ્રાક્ટ્સ હોય છે, ગવર્નમેન્ટમાં એ લોકો ટેન્ડરિંગ માટે અપ્લાય કરે છે, ઘણા બધા મોટી કંપનીઝમાં એમને જવું છે, બટ પીપલ આર નોટ નોઈંગ ધેમ, કારણ કે ત્યાં ક્રેડિબિલિટી ઇશ્યુ આવી જાય. બટ once you are listed on the SME platform, once you are listed with the NSE/BSE exchanges, ત્યારે the credibility makes a lot of impact. અને એના કારણે શું થાય છે કે જ્યારે તમે ટેન્ડરિંગ માટે અપ્લાય કરો છો, કે જ્યારે તમે સપોઝ મારે L&T માં કોન્ટ્રાક્ટ જોયો છે, કે બેલમાં કોન્ટ્રાક્ટ જોયો છે, કે કોઈ પણ PSU માં જોઈએ છે, when I am saying કે I am listed with the exchanges, તો એમને એક બેસિક ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય છે કે કંપની હેઝ ટુ બી કમ્પ્લાયન્ટ ઇન નેચર. જ્યાં સુધી કંપનીનું લીગલ અને કમ્પ્લાયન્સ ક્લિયર નહીં હોય ત્યાં સુધી એનો IPO શક્ય નથી. તો most of the PSU or most of the foreign entities are having an impression કે આ કંપની જો IPO માટે આવી રહી છે તો it must be carrying a good compliance in nature. So there are 4 major reasons કે કેમ એક entrepreneur they should think about the capital market. આ થઈ entrepreneur ની વાત કે એક ચલો entrepreneur મતલબ being a promoter we have thought કે આપણે આવું જોઈએ, but what about the investors? તો investors એ કેમ આવું જોઈએ, મતલબ why we should? Why investors always he always thinks of કે why should I invest into SME, કે જ્યારે મારી પાસે અત્યારે ઓલરેડી આટલા બધા ઓપ્શન્સ છે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ અને માઇક્રો કેપમાં. there are more than 6500 companies are listed in BSE and more than 3000 companies are listed in NSE. થોડા ઓલ્ડ ફિગર્સ છે, અપડેટેડ નથી, but there are roughly this only. અત્યારે there are lot of AIFs, lot of fund houses, એ લોકોની પાસે પૈસા પડ્યા છે. मतलब recently I was reading some કે there are 5 big mutual fund houses કે જેમની પાસે 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયા કેશમાં પડ્યા છે, 1.5 lakh crore rupees, but they are not deploying because of they are not finding an opportunity. તો તમે સમજો કે નવા માઇક્રો કેપ કે નવા સ્મોલ કેપ કે નવા મિડ કેપ કંપનીઝ ક્યાંથી આવશે? मतलब there is a limitation કે 6000 કંપની લિસ્ટિંગ થઈ ગઈ, પણ હવે નવી કંપનીઓ ક્યાંથી આવશે? તો નવી કંપનીઓ આવી શકે છે SME સેગમેન્ટમાંથી. मतलब I'll show the data કે કેટલી બધી કંપનીઝે માઇગ્રેટ કરી લીધું છે SME સેગમેન્ટમાંથી મેઇન બોર્ડમાં, રાઈટ? આઈલ જસ્ટ લુક એટ ધ ડેટા, બટ ફ્રોમ ધ ઇન્વેસ્ટર પર્સપેક્ટિવ, એક ઇન્વેસ્ટર જ્યારે જોવે છે કે આ એક સેગમેન્ટ છે કે વેર આઈ કેન ક્રિએટ અ વેલ્થ. અત્યાર સુધી એક ઇન્વેસ્ટરને શું છે બ્રોડલી, મતલબ બીંગ એન ઇન્વેસ્ટર, બીંગ એન રિટેલ લેમેન ઇન્વેસ્ટર, આઈ ટેલ યુ કે SME એટલે શું, કે SME એટલે એક લોટ લેવાનો, એક લોટની 1.5-2 લાખ રૂપિયા વેલ્યુ હોય, સોરી 1.5-2 લાખ રૂપિયા વેલ્યુ હોય,
ઓવર સબસ્ક્રિપ્શન થાય, આપણને ક્યારે લાગે નહીં, અને જે ના લાગે એનું લિસ્ટિંગ જબરજસ્ત થાય. This is a general perception of for the SME, but these actually investing in SME is beyond this. જેવી રીતે આપણે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપમાં થરો રિસર્ચ કર્યા પછી જ્યારે આપણે કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે ને, આઈ થિંક બીંગ એન ઇન્વેસ્ટર વી શુડ thoroughly research about the company SME, કે હું કઈ કંપનીમાં જઈ રહ્યો છું, એની ફિઝિબિલિટી શું છે, ફોર નેક્સ્ટ 3 years 5 years આ કંપનીમાં એટલું પોટેન્શિયલ છે કે ઇટ કેન બી મલ્ટી-બેગર ફોર ઇન ધ નેક્સ્ટ 5 to 10 years. Yes, they have the multi-bagger. The only requirement, you need to choose the right stock. So SME from the investor perspective, that is a huge forum. તમે સમજો કે હજી તો શરૂ થયું છે, મતલબ there is a huge potential unlocking here. અત્યારે આપણને એવું લાગે છે ત્યાં બેઠા બેઠા કે આટલા બધા SME IPO આવે છે કે ક્યાં જશે, તો આટલી બધી કંપનીઝ રોજે રોજ લિસ્ટેડ થાય છે. I'll just give you the brief. અત્યારે હાર્ડલી આ વર્ષમાં અત્યાર સુધી 200 કંપનીઓ આવી છે જેણે SME સેગમેન્ટમાં લિસ્ટિંગ કરેલું છે. અત્યારે I was visiting last week to the Bangalore with some name called Penia Industries, અને એ Penia Industries માં there are 7,000 SME companies and all are into manufacturing. તમે સમજો કે એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઓનલી ઇન્ડસ્ટ્રી, જેમ મને ખબર છે કે અમદાવાદમાં GIDC છે કે સુરતમાં આપણું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે, એવી રીતે બેંગ્લોરની એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 7,000 કંપનીઓ છે. એ કંપનીઓમાંથી અને આપણે વોટ આર વી ટોકિંગ અબાઉટ કે પેન ઇન્ડિયા 200 કંપનીઓ પણ આ વર્ષમાં આવી ગયા છે IPO, તો પણ વી આર ડન લાઈક કે આટલા બધા IPO ક્યાંથી આવે છે. સો લેટ મી ટેલ યુ, તમે કદાચ મોતીલાલજીને સાંભળ્યા હશે, રીધમ દેસાઈને સાંભળ્યા હશે, અનિલ સંઘવીને સાંભળ્યા હશે કે ધીસ ઇઝ ધ decade of India. તો એ શેના બેઝ ઉપર? It's not about the liquidity, it's about the earnings, it's about the economy, it's about the fundamentals of Indian economy, which are going to make it a very big from the investor perspective. જોઈએ કે છેલ્લા આ અત્યાર સુધી જેટલી પણ કંપનીઝ SME માં લિસ્ટિંગ કરી છે, સેક્ટર વાઇઝ કયા કંપનીમાં સૌથી વધારે કન્ટ્રીબ્યુશન આવ્યું છે. જો તમે ડેટામાં જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે સૌથી વધારે જે કંપનીઝ લિસ્ટેડ થઈ છે ને એ કેપિટલ ગુડ્સમાં થઈ છે, સર્વિસ સેક્ટરમાં થઈ છે, ધેન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી લાઇટીમાં થઈ છે, હેલ્થકેરમાં થઈ છે, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સમાં થઈ છે. જે સૌથી વધારે જે સેક્ટરમાંથી SME કંપની લિસ્ટેડ થઈ છે એ છે ઓઇલ એન્ડ ગેસ પાવર સેક્ટર. સો ધીસ આર ધ સેક્ટર્સ કે જ્યાં હજી સુધી ઓછી કંપનીઝ લિસ્ટેડ થઈ છે. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ ધ બ્રીફ. કેમ? કારણ કે કદાચ તમારા અહીંયા બેઠેલા કોઈ પણ મિત્રને ખબર હોય કે મારી કંપની આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફોલ કરે છે તો એનું કેટલું પોટેન્શિયલ છે, અને જો આટલી બધી કંપની કેપિટલ ગુડ્સ, આઈટી, હેલ્થકેર, ફાર્મામાં આવી ગઈ છે તો મારી કંપની કેમ લિસ્ટેડ ના થાય? ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા. લેટ્સ લુક એટ કે SME IPO નું ઓવરઓલ માર્કેટ, ઓવરઓલ નંબર્સ કેવી રીતે ગ્રો થયા છે. તમે જોશો તો 2020માં 27 કંપનીઓનો IPO આવ્યો હતો, 2021માં 59 કંપનીઝનો, આઈ એમ ટોકિંગ ઓન્લી અબાઉટ SMEs, 59 કંપનીઝનો IPO આવ્યો હતો. 2022માં 109 કંપનીઝનો IPO આવ્યો હતો, 2023માં 182 કંપનીઝનો IPO આવ્યો હતો, અને આ વર્ષે હજી આપણે 6 મંથમાં બેઠા, 6 મહિનામાં બેઠા છે, અને આ 6 મહિનામાં ઓલરેડી વી આર ક્લોઝિંગ અરાઉન્ડ 200 કંપનીઝ. લાસ્ટ આખા વર્ષમાં જે SME માંથી પૈસા રેઝ થયા હતા ઇટ વોઝ રફલી 5,000 crore. વી આર સિટિંગ ઇન ધ 6th month of the year, અને અત્યાર સુધી આપણે ઓલરેડી 7,000 કરોડ રૂપિયા રેઝ કરી દીધા છે SME IPO માં. You just understand, તમે ખાલી કમ્પેર કરશો ને 2020 થી 2024 ની જર્ની, you will come to know કે how the people have progressed. અને અત્યારે હું તમને લેટેસ્ટ ડેટા I just want to share with you guys. Please go through this data. અત્યાર સુધી ટોટલ 6.5 કરોડ 6.5 કરોડ SME રજિસ્ટર્ડ છે ઇન્ડિયામાં. અચ્છા, અત્યાર સુધી આપણે SME માં મેં જેમ કીધું એવી રીતે આપણે એક જ ખાલી IPO ના પર્સપેક્ટિવ થી જોઈએ છે કે SME માં IPO આયા, લોટ લાગ્યો, પૈસા મળ્યા અને નીકળી જાઓ. બટ એકચ્યુઅલ આ SME કંપનીઝ 6.5 કરોડ SME કંપનીઝ અત્યારે ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટર્ડ છે, અને એ કંપનીનું જે ટોટલ કન્ટ્રીબ્યુશન છે ઇન્ડિયામાં, ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં, ઇન્ડિયાની જીડીપીમાં, which is 29% of Indian GDP. They are contributing 29% of India's GDP. I think let's have a clap for the SME. 60 diverse industry માં અત્યાર સુધી ઓલરેડી કંપનીઝ લિસ્ટિંગ થઈ ગયું છે. જે પણ સેક્ટર્સ મેં તમને બતાવ્યા ના,
એ ટોટલ 17,000 કરોડ આપણે એસએમઈ માંથી રેઝ કરેલા છે, જેની અત્યારની માર્કેટ કેપ અત્યારની તમે વેલ્યુ જોશો તો which is 3.8 lakh crore. So this is the power of SMEs listing on capital market, listing on exchanges. મતલબ જે પણ પ્રમોટર આજે વિચારી રહ્યા છે કે ડિલે કરી રહ્યા છે કે ના મારે હમણાંની વર્ષ પછી, ના હમણાંની 2 વર્ષ પછી, ના હમણાંની 5 વર્ષ પછી હું લિસ્ટિંગ કરવા જઈશ, but let me tell you, think on it, not only from the perspective of raising the funds. Let me tell you, IPO માં કેપિટલ માર્કેટમાં એક વખત તમારી એન્ટ્રી થશે ને, you will be a permanent member for the fundraising which can make your company very 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 big from the two perspective, promoter ના perspective અને investor ના perspective. investor ને એક નવું મલ્ટી બેગર બનશે અને promoter ની wealth you can, I mean it is enormous, can it can happen. Let's look at the numbers. There are 1008 companies. અત્યાર સુધી ટોટલ 1008 companies listed થઈ છે MSME માં અત્યાર સુધી, મતલબ since in the history of Indian equity market, right? So you just understand કે મેં જેમ કીધું કે એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 7000 કંપનીઓ છે, એની સામે આ તો પેન ઇન્ડિયા આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ કે ખાલી 1000 કંપની લિસ્ટેડ થઈ છે. So there is a huge potential in the Indian equity market. અત્યાર સુધીનું this is the return of SME. મતલબ અત્યાર સુધી જેટલી પણ SME કંપનીઝ લિસ્ટિંગ થઈ છે અને અત્યારે એનું રિટર્ન જોશે તો it is 28% CAGR. So which is a huge. અત્યારે આપણે એવા મલ્ટી બેગર શોધીએ છીએ કે જેમાં 12, 13, 14, 15% બી કમ્પાઉન્ડિંગ એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ મળી જાય તો વી આર વેરી મચ હેપી, બીકોઝ કમ્પાઉન્ડિંગની પોતાની એક ઇફેક્ટ છે, પોતાની એક તાકાત છે જે તમે બધા જાણતા જ હશો કે કમ્પાઉન્ડ. હવે તમે વિચારો કે when we are talking about 28% compounding annual growth, એટલે which is એટલે એવું the only condition is which we need to invest into most fundamentally good companies into, અને જે thorough research કર્યા પછી જ્યારે જે કંપનીમાં પોટેન્શિયલ છે, મલ્ટી બેગર્સ બનવાનું પોટેન્શિયલ છે, પ્લીઝ ડુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધોઝ. અને તમને લાગે કે તમારી પોતાની કંપનીમાં એ પોટેન્શિયલ છે, પ્લીઝ ડુ લિસ્ટ ફોર ધીસ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ ઓનલી, it is going to help the Indian economy as a whole. This is the last thing what I need to discuss is there are 323 companies. Total 323 કંપનીઓ છે જે 1008 માંથી મેઇન બોર્ડ ઉપર માઇગ્રેટ થઈ ગઈ છે. સો તમે સમજો કે એવું નથી કે એસએમઈ માં લિસ્ટિંગ થયું અને જોબ ઇઝ ડન. આમાં ઘણી બધી કંપનીઝ એવી છે કે જેના હજી સુધી 3 વર્ષ નથી પત્યા. There is a criteria for the main board listing. Main board migration is to the company has to complete 3 years of span. હજી સુધી ઘણી કંપનીઝ એવી છે કે જેના 3 વર્ષ નથી પત્યા. But still, out of 1008 companies, 323 companies are already migrated to the main board. This is the power of MSME. I am concluding my presentation with this note that MSME has been the backbone of Indian economy. અત્યાર સુધી આપણે લાર્જ સ્કેલ મતલબ અત્યારે તમને એવું કહે કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને કોણ ચલાવે છે તો આપણે કહીશું ઇન્ફોસિસ, TCS, વિપ્રો, રિલાયન્સ, ONGC, BHEL. It's not like that. 40% contribution is being done by the Indian economy. Trust me, this is a huge number. There is a great potential for the MSME platform. Being an investor, being a promoter, I request you to think over it. જ્યાં પણ તમને લાગે, we are there to support you. તમને કોઈ પણ confusion, કોઈ પણ queries હોય, I request Mr. Sanjay Jain to carry on. Thank you. I am ending my presentation. दिनेश भाई आपने एक चीज बताई कि हम गुजराती को इंटरेस्ट देना ठीक नहीं लग रहा है, पर उससे भी दिक्कत वाली बात है, इंटरेस्ट दे देना है लेकिन खुद का स्टेक नहीं देना चाहते हैं. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट स्पीकर उसके ऊपर भी कुछ लाइट थ्रो करे ताकि. अच्छा, अभी संजय भाई जैन को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ. चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कैपिटल मार्केट के हर एक स्पेक्ट्रम में उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है. सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी का नॉलेज बढ़े इसके लिए बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग सेमिनार में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. तो ऐसे संजय भाई आप आइए. और संजय भाई को रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए सब लोग आते हैं, लगता है कि IPO कितना इजी है, ला देना चाहिए, ला देंगे, पर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, तो सब में संजय भाई एक अच्छा सा हमें गाइडेंस देंगे. गुड इवनिंग सूरत. आप लोगों ने सबने इतना अच्छा शाह साहब का अभी डेलिब्रेशन सुना.
और उसमें उन्होंने एसएमई के बारे में बताया कि एसएमई आईपीओ ले आओ। आप सभी मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो एसएमई सेक्टर से ही हैं। लेकिन आईपीओ लाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी एक आदमी बताए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आप सभी एसएमई हैं सर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको कंपनी होना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे लोग प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे होंगे, एलएलपी में काम कर रहे होंगे, पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे और कुछ ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होगी। लेकिन आपको सबसे पहले अपने को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है, तब जाके आप एसएमई के बारे में सोच सकते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एसएमई के बारे में जैसे ही आपने कंपनी बना ली, आपका टर्नओवर अच्छा है, आपने कहा कि मैं एसएमई इशू ले आता हूँ, तो उस इशू के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कितनी नेट एसेट वैल्यू होनी चाहिए और कितनी आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम, जिसमें आप सोच सकते हैं। एनीवन? सर 1 करोड़ 1 करोड़ की आपकी नेट एसेट होनी चाहिए मिनिमम, और 1 करोड़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आपका पिछले 3 साल का, तो ये और उसमें लास्ट ईयर में प्रॉफिट है, तो आपकी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है 3 करोड़। सबसे पहले हमने बेसिक पूरा करना है। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इंडिया बुल्स में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी काम कर चुका हूं। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम कर रहा हूँ। मैंने देखा बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े चीज आ जाती है, प्लानिंग बन जाती है, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं होता। और होता क्या है कि वो आदमी आगे बढ़ता है, पैसा भी खर्च कर देता है, अल्टीमेटली वो चीज कामयाब नहीं हो पाती, ठीक है। तो अगर हमने एसएमई आईपीओ के लिए सोचना है, तो जो सबसे पहली हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमें कंप्लीट करनी होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि जो हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एसएमई के लिए, आईपीओ के लिए उसके हिसाब से बना होना चाहिए, ठीक है। हमारी जो पेड अथवाइज कैपिटल है वो उतनी इंक्रीज कर दें। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो इशू के लिए जो पावर्स आपको रिक्वायर्ड है वो आपकी हो। इसके बाद आपने देखना है कि आपका जो शेयर है उसको आपको डीमैट फॉर्मेट में करना पड़ेगा सबसे पहला, ठीक है। डीमैट फॉर्मेट में जब तक नहीं होगा, वैसे तो अब सारी कंपनियों के लिए रिक्वायर्ड हो गया है एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज। तो अगर आप लिमिटेड कंपनी है तो आपको डीमैट फॉर्मेट में अपनी सिक्योरिटीज को रखना ही रखना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज कि आपका बोर्ड बड़ा पावरफुल होना चाहिए। सर, अगर आपका बोर्ड पावरफुल नहीं है तो आप चाहे शाह साहब को ले लें, चाहे किसी को ले लें, किसी भी मर्चेंट बैंकर को ले लें, जो स्टॉक एक्सचेंज है या सेबी है, वो आपका इशू रिजेक्ट कर देगा, फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्ट हो जाएगा सर। तो बोर्ड आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, डिफरेंट सेगमेंट से होना चाहिए, और बोर्ड में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए सर। जो आपका बोर्ड है पुराना होना चाहिए, अपने लाइन में एक्सपर्ट होना चाहिए, और साथ ही आपको अपने बोर्ड में 1/3 डायरेक्टर इंडक्ट करने पड़ेंगे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा, आपका बोर्ड बढ़िया हो जाएगा। बिजनेस तो आप सबको करना आता है सर, बिजनेस में तो आपको हमसे कुछ पूछने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये बेसिक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तब आप शाह साहब के पास जाएंगे और कहेंगे कि जी इशू ले आओ। आप खेतान साहब के पास जाएंगे, ये मर्चेंट बैंकर है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट है और आपके दिमाग में आता है कि मैं इशू ले आऊं, तो आप एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेंगे बढ़िया सा, जो आपको इशू के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी प्रिपेयर कराएगा। और ये याद रखिएगा कि जो पोस्ट इशू आपकी कैपिटल है वो 25 करोड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही 25 करोड़ के ऊपर आप जाएंगे, आपको मेन बोर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर कंपनी को अपना आईपीओ लाने से पहले
इन एरियाज में ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद जब आप अपना इशू लाते हैं, बेसिकली मैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ आपको, कैसे मार्केट करना है, कैसे लाना है, ये तो ये लोग बताएंगे, ठीक है। अब जब आप अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और अपना इशू को प्लान करते हैं और अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो तैयार करते हैं, तो उसमें आपको कुछ डिक्लेरेशंस करनी पड़ती हैं। उन डिक्लेरेशंस में ये डिक्लेरेशंस हैं कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे आपने लोन लिया हो उसमें डिफॉल्ट हो गया हो, या आपके किसी डायरेक्टर है उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन केस फाइल हुआ हो, उसके ऊपर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी चलना एक नॉर्मल बात है, बट कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं, प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, राइट। तो ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आईपीओ इशू लाने से पहले ध्यान देनी है आपको। आई थिंक इस मेरे हिसाब से कंपनी लॉ की इसके अलावा तो आपने देखना है कि जो आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब सारे कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए, सारी फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बैक रिकॉर्ड आपका खराब हो। अगर बैक रिकॉर्ड में कोई चीज मिसिंग है तो आपको तुरंत कंपाउंडिंग के लिए चले जाना चाहिए, ठीक है। कंपाउंडिंग कराने के बाद ही आप अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कीजिए, राइट। दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि किसी भी आदमी को अपने इशू लाने से पहले लाना है। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। संजय जी, आपने एकदम संक्षिप्त में टाइम का ख्याल रखते हुए लेकिन हम लोगों को रिजनेबल इंफॉर्मेशन दे दी। हम तो समझते थे आईपीओ क्या मतलब है, हमारे सीए को फोन करेगा सब हो जाएगा, पर आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं यहाँ कुछ सूरत के एंटरप्रेन्योर्स को देख रहा हूँ, प्रफुल्ल भाई, डेनिस भाई जो जैन मेड से है, रघु भाई ओलिव से है, प्रेमल भाई, वो सब मेरे ख्याल से ये सब कर ही चुके हैं, ये सब कंप्लाइंट है ही। आप लोग ड्यू डिलीजेंस भी अगर कल भी करें तो यूल बी थ्रू, ऐसा लग रहा है। तो सब लोग है तो क्यों सोच रहे हो, कर लो, मार्केट अभी अच्छा है तो करना चाहिए, फाइन। और सामने एक चीज बताई कि अपने कंपनी के शेयर डीमेट भी होने चाहिए, तो यहाँ पर नेहल भाई भी है जिसका खुद का आरटीए है। सब आप लोग को भी ध्यान रखना है, सूरत में एक बहुत अच्छा आरटीए है, रीजनेबली अच्छा काम करते हैं, राइट। ठीक है, ये चैम्बर का उत्तरदायित्व है कि सूरत के लोगों को भी प्रमोट करे, तो इसीलिए मेरा सब फाइन। अभी जो हम नए शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे, तो उसके सरनेम में शायद मुझे कुछ प्रोनाउंस शायद ठीक नहीं होगा, आयुषी हंसारिया, राइट, फाइन। एक डेडली कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन में सीए भी है, सीएस भी है। मैं उसका प्रोफाइल देख रहा था तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, जीरो एस्केलेशन। नॉर्मली क्या होता है, कोई अगर हमारे कंपनी में कोई कंप्लेंट करता है, सेम लेवल पर वो सॉल्व नहीं होती है तो एस्केलेट हो जाती है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पीडब्ल्यूसी में काम किया है, मतलब बिग फोर जो हम जिसको बोलते हैं, केपीएमजी में काम किया, लेकिन कहीं पर भी उसने जो काम हाथ पे लिया है उसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसी शख्सियत का भी हमें कुछ नॉलेज शेयरिंग मिलेगा, तो वेलकम आयुषी। कि मैं कंफ्यूज था कि ये 4 ब्रिज क्या है, आर दे 4 पार्टनर, इसीलिए 4 ब्रिज है, तो पार्टनर तो 3 ही है, तो वो क्यों 4 ब्रिज है वो भी आप बता देना ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। या मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि चारों दिशा से कोई भी कंफ्यूजन है तो हर एक चीज हम ब्रिज कर लेते हैं, शायद वही है। दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू सूरत, बट आप सबका जोश देख के लग रहा है अब यहाँ हर महीना आना होगा। So thank you. First of all, I would like to thank you, SGCCI committee, for providing this platform and giving us the opportunity to spread awareness about SME IPO. But before we start, I would like to ask a simple question to all of you. आपने अपनी लाइफ की पूरी अपनी लाइफ पूरी कंपनी को दी है, बट रिटर्न में आप लोग को क्या मिला? I'd like to participate. मतलब आप लोग जवाब दीजिए इसका। सॉरी, लोन मिला और कंपनी
कंपनी से क्या मिला आपको? प्रमोटर को सिर्फ प्रॉफिट मिला, घर चला, एक नाम हुआ कंपनी का, ठीक है, ग्रोथ हुआ, क्रेडिबिलिटी मिली, ठीक है, बट व्हाट यू रिक्वायर एक्चुअली, दैट इज वेल्थ. So how you can maximize your wealth, that is only through the way of capital market, and that's what we are here to portray. तो अभी क्या है कि सिर्फ आपके सर्कल के कुछ ही लोग हैं जो आपको जानते हैं, right? But why not to spread in the world and show what you are and what you have been doing so far? So that is why it can be done only through capital market and SME IPO. So all the benefits has already been explained by Danish sir, and then ये अब समझना जरूरी है कि कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है. So I just brief upon. So as per NSE eligibility criteria, I'll just quickly run upon because संजय जी ने already इस पे लाइट थ्रो किया है. So कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में ही होना चाहिए. पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लास्ट 3 इयर्स में कंपनी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, बी इट इन प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एनी फॉर्म, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी. एंड उन 3 साल में 2 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, एंड नेटवर्थ शुड बी पॉजिटिव. अभी 1 सितंबर 2024 ने एनएससी ने एक नया क्राइटेरिया ऐड किया है इसमें, जिसमें लास्ट 3 इयर्स में 2 years there has to be positive free cash flow to equity. इनके अलावा आईबीसी में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं रहना चाहिए, एनसीएलटी का कोई वाइंड अप केस नहीं होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के अगेंस्ट कोई मटेरियल एक्शन नहीं हो, मर्चेंट बैंकर्स का भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट 6 months में कोई रिटर्न नहीं हुआ हो, एंड सेम वेज इन केस ऑफ बीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, net worth should be at least 1 crore for 2 preceding financial years. Net tangible assets should be 3 crores in last financial year, and rest of the criteria are same in both NSE and BSE. It's just that in BSE they have not introduced the criteria of FCFE yet. So now coming to, अभी तक हमने ये समझा है कि कंपनी SME के बेनिफिट्स क्या है, कैसे हम लोग एलिजिबल है या नहीं है, बट how we can actually process it. So for that, I'll just quickly brief. There are 3 R factor for any successful IPO. First is robust financial and performance. Second, realistic financials, realistic visions and valuations. And third is right timing. So these 3 are the main criteria where you can fulfill, see and check कि आपको IPO में जाना है या नहीं. अब सब पहले IPO की प्लानिंग की जाती है. This is the most important step where first promoter has to set up his mind that he wants to go for IPO or not, and accordingly IPO planning is done. फिर उस कंपनी को रेडी किया जाता है for IPO. For IPO planning we understand industry, financials, present situation and what are the business strategies, and इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी को IPO के लिए रेडी किया जाता है. So how we make the company ready? So for that we see what are the basic strategies, what are the growth plan of the promoters, what are the financials saying, how the capital structure has been formed, or how the board has been constituted. So the first process, इन सब चीज़ों में ध्यान रखिए हम लोग IPO में कंपनी को लेके आते हैं. Now coming to what is the actual process of IPO. First is we have to appoint the merchant banker and then conduct the due diligence. अब ये जो हम ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करते हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग ऑफ द कंपनी लाइक सेक्रेटरियल, फाइनेंशियल, लीगल, बिजनेस एंड बोर्ड का स्ट्रक्चरिंग करते हैं, इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट किया जाता है एंड ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस रेडी किया जाता है. दिस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट द जन्म कुंडली ऑफ द कंपनी, जहाँ कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल, सेक्रेटरियल, लीगल एस्पेक्ट को डिस्क्लोज करते हैं, कंपनी कहाँ अपने फंड्स को यूटिलाइज करने वाला है वो दिखाते हैं, आईपीओ का प्राइस किस बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है, दोज नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड, एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड
associated with the company and what are the mitigating factors that the company has taken to mitigate those risks. So once the draft prospectus is ready, it is then submitted to exchange and it can be either with NSE or BSE. यहाँ पे SEBI का कोई रोल नहीं होता है. Exchange then reviews the draft prospectus and after getting the approval, getting the comfort, they give the approval. And once we get the approval, this draft prospectus is valid for 1 year. Approval मिलने के बाद we analyze the market feasibility through road shows, finalize the IPO pricing and valuation, and then we open the IPO for 3 days. So this IPO is generally open for 3 days and IPO opens in 6th day पे company की listing हो जाती है. And the feeling for ringing the bell is beyond imagination. So इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, धंधा बड़ा करने के लिए धंधा बड़ा करने के बाद यहाँ नहीं आना है, यहाँ आइए ताकि आपका धंधा बड़ा हो सके. So thank you everyone for your patience. If you are any queries, you can get back to us. Thank you. क्या यूसुफ, क्या मंत्र मिला? गुड. धंधा बड़ा करने के बाद यहाँ मत आइए. लोग सोचते ही रहते कि नहीं अभी थोड़ा टर्नओवर, हमारे भी कितने नहीं अभी तो 50 करोड़ पर ही पहुंचा हूँ, थोड़ा कर लेते हैं सॉर्ट आउट. पर यहाँ आएंगे तो ये सब बूस्टअप ऐसे ही हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे खुद के ब्रदर की बात करूँ, व्हेन वी आर लिस्टेड it was just 20 crore of market cap, and in 4 years today we are 300 crore market cap, no operator nothing. क्योंकि उसके बाद में जो विजिबिलिटी मिली, जो इंडस्ट्री से रिकॉग्निशन मिला, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इजी एक्सेप्टेंस मिला, वो सबसे देख सकते हैं कि बैलेंस शीट ही इतनी तगड़ी हो गई है. और अभी सभी बैंकर्स हमें चेस करते कि लोन लीजिए, पहले हमें बैंकर के पास जाना पड़ता था. तो ये जादू है. तो मैडम वी रियली टेक योर कि यहाँ आओ ताकि बड़ा हो पाओ. थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अब तक कि ये प्रोग्राम कितना कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइन किया गया है. पहले तो क्यों आईपीओ होना चाहिए, फिर आईपीओ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए, और लास्ट में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम चाहेंगे कि फ्रॉम डे 1 टू द लिस्टिंग क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी. तो और मैं एक दूसरा एंगल भी बताता हूँ. पहले तो 4 ब्रिज हो गया चारों दिशा से, और अभी 3 डायमेंशन आ रहा है. तो अभी हम जिस शख्सियत को इनवाइट करना चाहेंगे, पंकज खेतान, ही इज फाउंडर ऑफ 3 डायमेंशन कंसल्टिंग. कंफर्म पंकज भाई भी कंपनी सेक्रेटरी है और एक जाने माने लॉयर है. और लॉयर को हमने आज तक देखा है जो बड़े कोट पहन के कोर्ट में जाए, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट लॉयर है वो भी एक अलग ही चिड़िया होती है. और सही में अभी हमने सूरत की एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज कंपनी के लिए कुछ लॉयर अपॉइंट किए हैं, फ्रॉम बोथ इश्यूअर साइड एंड बैंकर साइड. 2 करोड़ 2.5 करोड़ की फीस वगैरह लेते हैं ऐसे. SME में नहीं लेंगे, आप चिंता मत करना. और पंकज भाई के पास मतलब फाइनेंस कैपिटल मार्केट में से कमाने का जो भी तरीका है, AIF भी है, NBFC भी है, मर्चेंट बैंकिंग भी है. तो मुझे लगता है कि उसके पाँव पड़ जाए तो काफी कुछ अपना कल्याण होगा. वेलकम पंकज भाई. કેમ છો સુરત? एनीवे, इंट्रोडक्शन तो दोषी जी ने दे दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहूँगा SGCC को कि आज ये इतना अपॉर्चुनिटी दिया कि इशू जैसे और सब्सक्राइब होता है उससे भी अच्छी फीलिंग आ रही है. और रादर आज ही मॉर्निंग में हमारी ये कंपनी NSE पे लिस्ट हुई है, अभियंश टेक्सटाइल लिमिटेड. तो होल टीम ऑफ 3D, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट. सी, अभी तक क्या था, इंडिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चलती थी और ये कहते थे इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है. पूरे वर्ल्ड में ये था कि इंडियन इकोनॉमी एग्री बेस्ड है, फार्मर्स के फेवर में ही सब कुछ होता था. बट इकोनॉमी को क्या मिल रहा था? एग्रीकल्चर फार्मिस्ट कोई टैक्सेशन देता नहीं है. टैक्स कौन देता है? SME कंपनी. जो बिग कंपनी है वो टैक्स कैसे बचाते हैं उसकी प्लानिंग करती है,
एसएमई के पास, बेचारों के पास कुछ नहीं होता कि हाउ टू सेव द टैक्स। सो दे उनको सबसे ज्यादा टैक्स बियर करना पड़ता है। नाउ इट इज फोकस शिफ्ट हो गया है कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से एसएमई बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया है। सब कुछ तो बोल दिया है, दानिश जी ने पहले बताया कि कैसे कैसे एसएमई आईपीओ है और क्या कुछ करना रहता है। फिर संजय जी ने बताया कंपनी का क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कैसे गवर्नेंस रहनी चाहिए, लाइक दिस। देन आरुषि ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तो मेरे पास अब बताने को कोई ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। मोदी जी ने एक ड्रीम देखा है कि इंडियन इकोनॉमी इन कमिंग फ्यूचर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनना है। अब कैसे बनना है ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है। आज आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का भी थ्रस्ट है, गवर्नमेंट का भी फोकस है कि एसएमई कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएं और उनकी ग्रोथ के लिए काम किया जाए। तो वही चीज़ उनकी पॉलिसीज में भी दिखाई दे रहा है। बजट में भी आप देखेंगे कि दो चीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई की पेमेंट रिकवरी के लिए एमएसएमई एक्ट के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। एमएसएमई के लोन्स बैड ना हो उसके लिए अभी एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन आया है कि 2015 के अंदर एमएसएमई एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने चेंज किया था, जिसके अंदर यदि आपका अकाउंट एनपीए हो रहा है तो बैंक पहले उस एमएसएमई एक्ट के अंदर जो प्रोविजन बताया गया है उस प्रोविजन को फॉलो करेगा, सरफेसी एक्ट को फॉलो नहीं करेगा। ये होता था ना कि अकाउंट एनपीए हो गया, बैंक ने नोटिस भेज दिया, सब कुछ ब्ला ब्ला, बट अब वो चीज नहीं रही है। जैसे दानिश भाई ने बताया कि डीमेट अकाउंट 17 करोड़ हो गए हैं, तो आई थिंक इट्स द सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट डीमेट अकाउंट होल्डर इंडिया आज की डेट में है। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मेरे को नहीं पता था डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बीएससी साइंस से की मैंने, राइट। बाद में जब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में आए, पहले तो यही नहीं पता था शेयर क्या है, डिवेंचर्स क्या है, ब्ला ब्ला। 2008 में मैं भी शेयर मार्केट को एक सट्टा समझता था कि फ्यूचर ऑप्शन में लगाओ, पैसा कमाओ, दैट्स इट। जब 2008 में 2.5 करोड़ का लॉस एक दिन में दिया, तब समझ आया नहीं बॉस ये तो कुछ और चीज है। तब मैंने गुजराती भाई से ही पूछा, यार तुम कमाते कैसे हो? तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया और वो चीज आज तक मेरे दिमाग में है। उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे को इसमें जुआ करना है, सट्टा करना है। आप इस तरह से इन्वेस्ट करो कि आप इस कंपनी के ओनर बनने जा रहे हो, राइट। आप किसी कंपनी के अंदर एक पैसा भी इन्वेस्ट करोगे या किसी कंपनी अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो उसके सारे प्रोस कॉन्स देखोगे, उसको देखोगे कि यहाँ जिंदगी बेहाल हो रही है उसमें देखोगे कि कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के अंदर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या नहीं है, राइट। उसके कंपटीटर कौन है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है, वो सारी कंडीशंस आप चेक करेंगे, देन यू विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। और सट्टा करना है तो आज की डेट में व्हाट्सएप के ऊपर बहुत एडवाइजर आ गए हैं, वो आपको अच्छे से सट्टा भी करवा देंगे, सारा पैसा लूट के भी ले जाएंगे। ये तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। नाउ अब एसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि ऑल ऑफ यू आर एंटरप्रेन्योर, कि आज आप यहाँ ये समझ में आए हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, आपको कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे मार्केट में जाना है, उस चीज के लिए आज आप यहाँ आए हुए हैं। बिजनेस तो जैसे कहा था कि आप अच्छे से जान सकते हैं कि आपकी किस इंडस्ट्री का है, क्या ट्रेड है, वो आपको हमसे ज्यादा पता है, बट आईपीओ में कैसे आना है वो हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि कैपिटल रेज कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी कंपनी को कैसे उंगली पकड़ के हम आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएं, वो प्लानिंग हम कर सकते हैं। सबका अपना एक डोमेन होता है, आप अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं तो हम इसकी थोड़ी एबीसीडी जानते हैं।
कि आईपीओ कैसे लेकर आना है, कैसे क्या करना है। इज इट ओके? नाउ दिस इज आईपीओ है क्या? अंडरस्टैंड द आईपीओ। ये बताया था कि सबसे पहले आपको एक कंपनी बनना रहेगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, है टू कन्वर्ट इट, आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा लिमिटेड कंपनी के अंदर। अभी तक क्या होता था, बड़ी कंपनीज के हम सुनते थे कि बड़ी कंपनीज का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। 2011-12 में गवर्नमेंट लेकर आई कि एसएमई मार्केट के लिए भी हम एक अलग से एक्सचेंज शुरू करें जिससे कि एसएमई मार्केट को बेनिफिट मिले। पहले एक 90s के अंदर एक ओटीसीआई एक्सचेंज होता था, शायद सुना होगा आप सबने, बट उस एक्सचेंज की कोई रिलायबिलिटी नहीं थी, उस पर ज्यादा कंपनीज भी नहीं थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। स्टार्टिंग में जब ये एसएमई मार्केट स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर भी, तो आपको पता है हम इंडियंस कितने एक्सपर्ट हैं चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। हमने सबसे पहले शुरू किया कि इसमें कैपिटल गेन का कैसे बेनिफिट लिया जाए। कंपनीज लिस्ट हुई, 2 नंबर का 1 नंबर में कन्वर्ट किया, क्योंकि उस वक्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 होता था, टैक्स 0 था। रेट बढ़ाया, टैक्स 0, कैपिटल रेज हो गई हमारी, इंडिविजुअल के हाथ में कैपिटल आ गई। इनकम टैक्स वालों ने सबको पकड़ लिया कि आ जाए। धीरे धीरे वो चीज खत्म होती गई। रियल एसएमई मार्केट जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ आफ्टर कोविड 2021 ऑनवर्ड, और रियल जर्नी जो स्टार्ट हुई वो 22 से स्टार्ट हुई। व्हेन जैसे वो चार्ट में डैनिश जी ने बताया था कि 21 में 74 कंपनीज थी, 22 के अंदर 109 कंपनीज आई, 23 एंड 24 इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर एसएमई मार्केट। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस तरह की कंपनी आएगी। अभी आपने देखा होगा कि एक यामा का शोरूम जिसके 2 शोरूम है वो भी अपना आईपीओ लेकर आ गया। एंड यू नो द, अब तो सब परमाड़ी भी कह रहा है जी मेरा भी एक आईपीओ ले आओ, आप मेरी 4 खोके है, आप मेरा भी आईपीओ ले आओ। तो अब ये इंडस्ट्री इस तरह से हो गई है। सो ऐसा कोई बार नहीं है कि किस तरह की इंडस्ट्री इसके अंदर आएगी। Any industry, whether it is manufacturing, whether it is trading, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, any company वो fulfill the criteria, जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करता है अपना आईपीओ लेकर आ सकता है। आईपीओ के बेनिफिट्स क्या हैं वो दानिश जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि आईपीओ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कैपिटल रेजिंग होती है, ठीक है। एमएसएमई अभी तक क्या करता था, बैंक के पास लोन लेने जाता था, 2 करोड़ का लोन मिलता था सीजीटीएमएस स्कीम के अंदर, या मुद्रा लोन ले लेता था। तो ज्यादा लोन के लिए उसको चाहिए अपना एसेट बेस। एसेट बेस जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके पास क्या होता है, मरकब के एक घर होता है, वो भी गिरवी रख देते हैं। अब आगे बिजनेस एक्सपेंड करना है तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करें, लोन नहीं मिलता था। फिर ज्यादा टका ब्याज में लोन लेते थे प्राइवेट कंपनी से, 16 टका, 18 टका, 20 टका पे प्राइवेट एनबीएफसी से लोन लेके बिजनेस चलाते थे। जैसे इन साहब ने कहा था कि कंपनी क्या करती है, लोन लेने के लिए बिजनेस कर रही है, ठीक है ना। अपनी पर्सनल नेटवर्थ प्रमोटर्स की कुछ नहीं बनती थी, कंपनी की नेटवर्थ बनती जाती थी, बट इक्विटी से डबल तो लोन होता था उसके अंदर। तो इसमें क्या रहता है कि मार्केट से आपको कैपिटल मिल जाएगी। आईपीओ का बेनिफिट जो ये है कि कैपिटल रेज कर सकते हैं आप। लोन लेने में बैंक का इंटरेस्ट आपको पे करना रहता था, यहाँ आपको इंटरेस्ट फ्री लोन पैसा मिलता है। दूसरा चीज रहता है कि लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाती है। अभी आप किसी से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उधार पे आपको लेना पड़ता था, अब आप उसको कैश देंगे, 2 टका आपको उसका कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो 2 टका आपके बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर काम आएगा। ट्रू। फिर एक पब्लिक इमेज बनती है, जैसा दानिश जी ने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जाना है तो आपको एक ये लगेगा कि आप लिस्टेड कंपनी है, तो एक विजिबिलिटी अलग आ जाती है, पब्लिक के अंदर इमेज चेंज हो जाती है। रातों रात
जिस दिन लिस्टिंग हुई, जिस दिन आपकी घंटी बजी, उस दिन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपकी न्यूज चली जाती है कि ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है। तो लिस्टिंग का ये बेनिफिट रहता है कि कंपनी, सामने वाला समझता है कि हाँ, इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं होगा, इसलिए इस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इनिशियल लिस्टिंग में। नेक्स्ट ये बेनिफिट रहता है कि एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट हो जाता है। आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 20 साल से है। जब आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, उनको भी एम्प्लॉइज ऑप्शन दे देते हैं, 10-10 शेयर, 50-50, 100-100 शेयर, कुछ भी शेयर्स दे देते हैं, तो उनको भी एक बिलोंगिंगनेस फील होती है कि हाँ, मैनेजमेंट हमारा ध्यान रख रही है। देखिए, आदमी एक है बट उसके नीचे काम करने वाले 100 हैं। एक एंटरप्रेन्योर कितना काम करेगा, वो डिपेंड रहेगा अपने स्टाफ के ऊपर, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर। जब आप उनका ध्यान रखोगे, और सूरत तो इस चीज में फेमस है, हर साल दिवाली पे डायमंड व्यापारी एक नाम आता है, सबको पता ही है कि गाड़ियां और घर और सब कुछ देते हैं। तो वो सारी चीज आप उनको शेयर्स दे सकते हैं कंपनीज के, जिससे उनको बेनिफिट हो जाए। अब आईपीओ का कहाँ कहाँ हम लिस्ट करवा सकते हैं? देखिए, 2 है, एक तो मेन बोर्ड, और देखिए मेन बोर्ड के ऊपर हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक एनएससी और एक बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक और मेन बोर्ड भी है बट वो इनएक्टिव है, एमएससीआई, किसी ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, वो भी एक नेशन वाइड है बट उस पर ट्रेडिंग नहीं होती है। अब 2011-12 के अंदर गवर्नमेंट इन दोनों एक्सचेंज के अंदर एसएमई प्लेटफॉर्म एक लेकर आई, जिसके ऊपर एसएमई के शेयर्स लिस्ट होते हैं, एसएमई की कंपनीज लिस्ट होती हैं, एनएससी अमर्ज और बीएससी एसएमई के नाम से। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एसएमई आईपीओ की, कि एसएमई आईपीओ से क्या बेनिफिट है। अब हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि व्हाट्स द बेनिफिट कंपैरिजन बिटवीन एसएमई आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ। देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ एक बड़ी कंपनीज के लिए हो गया, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी मिनिमम 15 करोड़ एबिटा पर एनम एवरेज होना चाहिए इन लास्ट 3 इयर्स। बट एसएमई आईपीओ में प्रॉफिटेबिलिटी का ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है अभी तक कि आपका एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? इसमें बहुत रिलैक्स्ड लिस्टिंग नॉर्म्स हैं, बहुत कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन एज कंपेयर टू मेन बोर्ड काफी इजी है, कंप्लायंस बर्डन बहुत कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाफ ईयरली आपको लिस्ट होने के बाद एक्सचेंज के अंदर फाइलिंग करनी होती है, जबकि मेन बोर्ड के अंदर आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की, इसके अंदर हाफ ईयरली करनी होती है। रेगुलेटर का इंटरवेंशन नहीं है, बेस्ट पार्ट है, वहां सेबी पिक्चर में रहता है मेन बोर्ड के ऊपर। यहाँ सारा स्टॉक एक्सचेंज जहां आपकी लिस्टिंग है वहां वो रेगुलेटर रहता है, तो रेगुलेटर का एज सच कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब्जेक्ट टू जब तक कि आप मेन बोर्ड के ऊपर ना आ जाएं, राइट? अभी एसएमई आईपीओ का इंडिया में क्या स्कोप है? जैसे दानिश जी ने बताया था कि एक पॉकेट के अंदर ही 7000 कंपनीज हैं बेंगलोर के अंदर, और अभी तक सिर्फ 1000 कंपनी लिस्ट हुई हैं, अराउंड 1000। तो आप सब समझ सकते हैं कि कितना स्कोप है। एक एंटरप्रेन्योर सपोज कोई ट्रेडिंग ही कर रहा है, ग्रोसरी की ट्रेडिंग कर रहा है, 3 आउटलेट्स बना रखे हैं उसने, उसका भी आईपीओ आ सकता है। गवर्नमेंट का पर्पस ही यही है कि इजी कैपिटल रीच हो, एंटरप्रेन्योर्स को पैसा मिले मार्केट से, जो ताकि वो अपना धंधा कर सके। तो इसीलिए एसएमई मार्केट लेकर आए हैं, और जितना रोबस्ट एसएमई सेक्टर रहेगा इंडियन जीडीपी को उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एसएमई का प्रॉफिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा रहेगी, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी तो उसके रिटर्न में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा रहेगा, फैसिलिटीज हमें ज्यादा मिलेगी। इसीलिए एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अब ये कर दिया कि 45 डेज में आपको
पेमेंट करना ही करना है। एमएसएमई का जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है उसका पेमेंट कोई नहीं रोक सकता बियॉन्ड 45 डेज। टैक्स ऑडिट में उसको डिसअलाउ कर देंगे यदि किसी ने उसका पैसा नहीं दिया एमएसएमई को 45 डेज में, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक कह रहा हूं ना संजय जी? कपड़े वाले खासकर। एसएमई आईपीओ का लैंडस्केप क्या है, रिसेंट ट्रेंड क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि विद इन 2-3 इयर्स एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है एसएमई सेक्टर के अंदर, एसएमई आईपीओ सेक्टर के अंदर रादर। और अब तो जब से वो यामा वाला इशू हुआ है, 2 शोरूम का आईपीओ वाला, तब से तो एवरी पर्सन इज सबको आग लग गई है कि मेरा भी आईपीओ आना चाहिए। नहीं, और अच्छी चीज है ये। देखिए, जेन्युइन बिजनेसमैन जो कैपिटल की वजह से पीछे रह रहा है कंपटीशन में क्या चाहिए? आज की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, उसको कैपिटल प्रॉपर मिलता रहे तो अच्छा धंधा कर सकता है, बट जेन्युइनली वो धंधा होना चाहिए। वरना हमारे मारवाड़ी में ही कहावत है, ज्यादा कैपिटल धनी ने खावे। ज्यादा पैसा वो मिसयूज करेगा, तो उतना कैपिटल रेज करो जिससे आपको धंधा अच्छे से चला सको। देन मार्केट परफॉर्मेंस, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, शेयर्स में ट्रेडिंग बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट के अंदर जैसे जैसे आपके शेयर ट्रेड होंगे, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका होता जाएगा, आपकी एक ग्रोथ स्टोरी मार्केट में दिखाई देगी। आप सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ, इसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब धंधे में जान है। आपको लोग क्रेडिट भी देना शुरू कर देंगे। अभी जो लोग कहते हैं नहीं जी 7 डेज से ज्यादा हम उधार नहीं देंगे, जब वो देखेंगे आपका शेयर बढ़ रहा है, वो आएगा आपके पास, जी कुछ हमें शेयर ही दे दो, या चलो 7 की जगह 15 दिन का क्रेडिट कर दिया आपका। ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं बैक ऑफ द माइंड। हर सोसाइटी के हर आदमी को ये चीज इम्पैक्ट करती है। रिकॉग्निशन देखता है कि मार्केट में क्या रिकॉग्निशन है सामने वाले की, उसी के हिसाब से वो धंधा करते हैं। एसएमई लिस्टिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, निश सेक्टर के अंदर भी आज की डेट में कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है। आज आप देखेंगे, आज से 7-8 साल पहले सब स्टार्टअप के ऊपर फंडिंग कर रहे थे। पिछले 2 साल में किसी ने कोई स्टार्टअप आया आपके पास कि मेरे को फंड कर दो? क्योंकि जो वेंचर कैपिटल थे वो वहां से हट के सारे एसएमई सेक्टर के अंदर आ गए, वहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। रीजन ये कि यहाँ सिक्योर्ड मनी है। आज आप किसी स्टार्टअप में डाल रहे हो, लॉस के अंदर पैसा डाल रहे हो, कोई भरोसा नहीं आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। स्टार्टअप एक ब्लाइंड गेम है, 3 इक्के निकल गए तो बल्ले बल्ले, वरना 0। वहां तो ये है या 100 या 0, बीच का कुछ नहीं है। और यहाँ आपका क्या है, आप एसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वेंचर कैपिटल, तो इसका मतलब कैपिटल तो सेफ है। मोस्टली फर्स्ट डे जब लिस्टिंग होती है तो 20-30% तो एवरेज शेयर बढ़ता ही बढ़ता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इतना तो मिनिमम है ही है। ये तो अभी 90% की कैप कर दी एनएससी ने फर्स्ट डे में, अदरवाइज तो 300% भी फर्स्ट डे हो रहा, राइट। तो सब वेंचर कैपिटल इस वक्त यही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एसएमई के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। तो आपकी कंपनी अच्छी है तो फंड की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर, जितना मर्जी चाहे फंड ले लो आप। आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है, अभी आपने देखा बजाज के अंदर 3 लाख करोड़ का फंड आया है। इंडियन हिस्ट्री का एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कैपिटल मार्केट के लिए। और विद इन 3 मंथ्स, अब जो आने वाले 3 महीने हैं उसमें 3-4 इशू ऐसे ही बड़े बड़े आ रहे हैं। हुंडई का इशू आ रहा है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉरेन कंपनीज भी यहाँ आके आईपीओ लेकर आ रही है। और इन सब से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी एसएमई इकोसिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले एक एसएमई सेक्टर को कोई पूछता नहीं था, आज एसोसिएशंस बन गई हैं एसएमईज की, तो गवर्नमेंट भी उनकी बात सुन रही है, उनके हिसाब से रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं।
एसएमई सेगमेंट जितना मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही रूल्स रेगुलेशंस एसएमई इकोसिस्टम के फेवर में बनते जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग, ये आरुषि मैडम ने बताया ही था कि प्रमोटर्स धंधा कर रहा है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, बट वो प्रॉफिट अपने घर नहीं लेके जा सकता। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है आपने और आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लिस्टेड नहीं है, तो आप क्या है, अपनी सैलरी निकाल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सैलरी भी फिर एक लिमिटेड है तो एक अलग प्रोविजन आ जाता है कंपनी एक्ट का कि उससे ज्यादा सैलरी भी नहीं ले सकते। क्या करोगे? तो आपकी क्या है, कंपनी की नेटवर्क तो बढ़ती जा रही है, बट पर्सनल नेटवर्क पता चला कि अपना पर्सनल लोन लेके भी बिजनेस में डालते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली ये एसएमई सेक्टर में होता है कि कंपनी के ऊपर भी लोन ले लेते हैं, फिर अपना पर्सनल लोन भी लेके बिजनेस में डालते हैं, और सारा लोन के इकोसिस्टम में आदमी फंस जाता है। और 70% एसएमई सेक्टर का ट्रैप ही डेट्स है। तो इसीलिए ग्रोथ करनी है तो इक्विटी मार्केट को अडॉप्ट करो, अच्छा पैसा मिलेगा। ये मत सोचो कि हमारा डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन होगा, बट आपके साथ ऐसे लोग अटैच होंगे जो आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऐसे आपके साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, आपकी कंपनी का स्कोप अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, वो अपने साथ टेक्निकल नो हाउ भी लेकर आ सकते हैं, वो आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं कि आपको इस तरह से बिजनेस को और एक्सप्लोर करना है, आपके लिए मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट का भी आपको एवेन्यू ओपन कर सकते हैं। तो लिस्टिंग के बहुत बेनिफिट्स इस तरह से होते हैं। एग्जिट ऑप्शन भी, जैसे आज आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो वो कहेगा भाई मैं आपकी कंपनी में आज इन्वेस्ट तो कर दूं, बट मेरे को बाहर का रास्ता कैसे दिखाओगे? स्टार्टअप के अंदर यही हो रहा था कि बाहर का रास्ता कहां से मिलेगा, वो अल्टीमेटली जा रहे थे बाद में लिस्टिंग के ऊपर। तो यदि आपकी लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो एसएमई एक्सचेंज के अंदर ही हो, तो आपको इजीली फंड अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट ऑप्शन मिल जाता है कि एक्स टाइम बाद मैं आपको एग्जिट दे सकता हूं, मेरी कंपनी लिस्टेड है, राइट। और वो जैसे पहले बताया कि लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका अच्छा है, तभी आपकी कंपनी लिस्ट हो सकती है। अभी एक लास्ट ईयर का एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी थी एंटनी वेस्ट करके, ठीक है, उसका शेयर 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। नाइट में एक खबर आती है कि इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू क्रिएट हो गया। एक हफ्ते के अंदर लोअर सर्किट लगते हुए रेट आ गया 200। जब वो चीज रिजोल्व हो गई, आज उसका शेयर का प्राइस है 700 विद इन अ ईयर। तो दिस इज द पावर ऑफ लिस्टिंग, कि एक छोटी सी न्यूज भी आपके शेयर्स को डाउन कर सकती है और एक पॉजिटिव न्यूज भी आपका शेयर का रेट बढ़ा सकती है। ये सारा कंसेप्ट सेलिंग है कि आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के माइंड में क्या चीज लेकर आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव चीज देखती जाएगी, आप क्वार्टर टू क्वार्टर, हाफ ईयर टू हाफ ईयर ग्रोथ दे रहे हैं, तो दे विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी। नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या कंप्लायंस हैं, एलिजिबिलिटी क्या है आईपीओ के लिए, वो एवरीथिंग प्रीवियस जो भी संजय जैन जी, दैनिश जी, आयुषी जी, उन सब ने इन्वेस्ट कर दिया है। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है हमारे एनएससी एमर्ज के ऊपर, जैसे बताया कि हमारी पोस्ट लिस्टिंग के बाद हमारी कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, दैट्स नॉट ए इशू। पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा 3 साल का अच्छा होना चाहिए, वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। बायफर के अंदर हमारी कंपनी नहीं होनी चाहिए। पोस्ट आईपीओ
गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या क्या रहता है, वो सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब गुजरात के अंदर एसएमई आईपीओ का क्या हिस्ट्री है, दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज हम गुजरात के अंदर बैठे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने एसएमई आईपीओ इंडिया में आज तक आए हैं उसमें से 24% गुजरात की कंपनी है। 24% मतलब 1/4। पूरा इंडिया एक तरफ है और 24% का गुजरात का कंट्रीब्यूशन है, मतलब गुजराती हर जगह आगे। फाइनेंशियल सेक्टर में तो वो धंधा किससे सीखना है तो गुजराती से सीखो। और उसमें से भी सूरत की कितनी कंपनीज हैं? 24% का 18% सूरत की कंपनीज है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी यहाँ पे कितना अनटैप्ड मार्केट है, आप लोग कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना अनटैप्ड मार्केट है। गुजरात हमेशा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए फोर्स फ्रंट में काम करता है, फ्रंट फुट पे आगे बैटिंग करता है हरदम। आप यहाँ जितने डीमेट अकाउंट इंडिया में हैं उसका मोर देन 50% गुजरात के अंदर होंगे, ठीक है। जितने आईपीओ की एप्लीकेशंस लगती हैं उसमें 50% गुजरात की एप्लीकेशन होंगी। यहाँ तो जो हाउसवाइफ भी है वो 9 बजे अपना घर का काम खत्म करके अपना मार्केट के लिए बैठ जाते हैं, जैसा मैंने सुना है। तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट का ह्यूज पोटेंशियल है एज ए इन्वेस्टर्स, और एज ए इंडस्ट्री, एज एंटरप्रेन्योर बहुत स्कोप है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त गुजरात की तरफ देख रहे हैं। जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ गुजरात में हो रहा है, इंडिया के किसी पार्ट में नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। सो बाकी और चीजें तो हो गई हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट इज देयर। दोषी जी ने सिग्नल कर दिया है। सो थैंक यू सूरज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस विथ मी। थैंक यू पंकज जी ने जो कहा उसमें से मुझे एक चीज़ याद रही। Hyundai आ रही है, अभी आप बहुत जल्दी कोरियन अटैक देखोगे। Hyundai आ रही है, LG आ रही है, सैमसंग आ रहा है। कहने का मतलब कि फॉरेन वाले आकर के लूट जा रहे हैं, हम क्यों बैठे हैं? जो भी अच्छी कंपनी एलिजिबल है तुरंत लेके आओ बिफोर फॉरेन वाले सब बेनिफिट लेके जाए। तो गियर्ड अप। अभी ऐसा है कि अब तक हम जितने भी स्पीकर को सुना सब या तो सीए थे, सीएस से लॉयर थे, क्या क्या और कुछ मैनेजमेंट ग्रेजुएट। अभी एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास ऐसे मेरे ख्याल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी सारी नहीं है, पर मार्केट के पक्के खिलाड़ी है। तो आते हैं, सुनते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा मुनीर भाई से। मुनीर भाई को पहले मुझे एक बार मिलने का मौका मिला था, तो जो फाइनेंशियल एक्यूमेंट जो बोलते हैं ना वो समझ में आ गई थी। तो जैसा मैंने बताया मार्केट के पक्के खिलाड़ी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर और भी कर लेंगे। प्लीज माइक के लिए। हाँ Hi, good evening to all the dignitaries. Thank you so much for being in Surat. My name is CA Piyush Agarwal, and similar to Dennis sir, I am also working with Motilal Oswal in the HNI department. So I have a very simple question. The question is, मर्चेंट बैंकर्स या जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि इशू प्राइस सेट करते हैं, ओके, आई एम श्योर वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब सिक्योरिटी लिस्ट हो रही है तो 90%, 110%, 120% में लिस्ट हो रही है? मतलब इज इट बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल कि जो वैल्यू कर रहा है उनका लिस्ट प्राइस, उसको कंपनी के एक्चुअल शेयर की वैल्यू पता नहीं है। तो इज इट अ बेट फॉर दी इन्वेस्टर्स के बॉस 5-10% जो इक्विटी हमको लोगों को देनी है, ठीक है, उनको इतना ज्यादा फ्रेंजी क्रिएट कर दो कि जो बाकी 90% इक्विटी बाकी लोगों के पास बची हुई है तो उसको वो लोग आराम से अच्छे दामों में निकाल सके। सो डेनिस सर और पंकज खेतान सर, इफ एनीबॉडी कैन आंसर। तो जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये आपका नहीं सबका कंसर्न है। देखिए वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर करता है, एक वैल्यू निकाल के देता है, दैट्स ट्रू, ये सही है।
बट उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है 90%, 80%, 20% जो भी कैप लग रहा है, या 300%, 90% का तो लिमिट अब आ गया है, वो उसके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में। यदि बायर आ रहा है तो हु कैन स्टॉप? उसको रोक कोई नहीं सकता ना। बायर कहता है जी मैं आज एक चीज 500 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो मैं थोड़ी मना करूंगा कि आप मत खरीदो, जबकि मेरे को पता है मेरी चीज 100 रुपए की है, बट उधर 100 रुपए का सेलर मिलेगा, इधर 500 रुपए का बायर है, तो वो सेलर कहेगा मैं तो मोर देन हैप्पी हूँ, मैं तो 500 में मेरी चीज बिक रही है। तो ये कोई डिसाइड नहीं करता है, ये मार्केट डिसाइड करता है कि क्या रेट हो रहा है। ये मिसकंसेप्शन है कि मर्चेंट बैंकर ने रेट फिक्स कर दिया, मर्चेंट बैंकर के हाथ से चीज चली गई। जिस दिन इशू ओपन हो गया उसके बाद मर्चेंट बैंकर के हाथ से चीज चली गई, राइट? सर बट इसमें सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन है कि मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं राइट, दीज आर इंटेलिजेंट पीपल राइट, तो उनको मार्केट सेंटिमेंट्स तो पता ही है ना। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग मतलब सभी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि बुल मार्केट है, आईपीओ लेके आओ, आप आईपीओ लेके आओ। बुल मार्केट है मतलब सबके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, तो सबको पता है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। मैं 100 रुपए की चीज अगर 150 में भी दूंगा तो भी 190 कोट करने में वाले भी बैठे हैं, तो मैं 100 की चीज 150 में क्यों नहीं दूं? देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि इन्वेस्टर्स को सारी चीजें स्टडी करनी चाहिए। एक डिस्क्लेमर होता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है ना? तो ये एज ए इन्वेस्टर की ड्यूटी है। मर्चेंट बैंकर एक फेयर वैल्यूएशन करता है। नाउ इन्वेस्टर्स की ड्यूटी है कि वो किसी के हेयर से में ना आए। किसी पनवाड़ी ने कह दिया जी, शाम को पान की दुकान पे गया, पनवाड़ी ने कह दिया यार इसमें लगा दे पैसा, उसमें ना जाए, अपनी ड्यू डिलिजेंस करे, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले जो उस डोमेन का एक्सपर्ट हो, ना कि अपने किसी फ्रेंड की सलाह ले। इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो अपनी वैल्यूएशन खुद करें। जो मर्चेंट बैंकर वैल्यूएशन करता है ना, वो अपनी तरफ से सारे ड्यू डिलिजेंस करके और अपनी तरफ से जो वैल्यूएशन देता है वो लोएस्ट वैल्यूएशन देता है सर, ठीक है? तभी आज जब वो मार्केट में जाएगा, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तभी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? अब वो कितनी ज़्यादा होगी ये पब्लिक के माइंड सेट पर डिपेंड करता है। जो मर्चेंट बैंकर ने अगर जो वैल्यूएशन कर दी, मान लीजिए वो उसके दिमाग में 100 रुपए, वो उसको मार्केट के हिसाब से डिस्काउंट भी करता है, वो 60 रुपए पे दे रहा है सर। अब पब्लिक अगर वो 100 रुपए पे दे देगा और कल के दिन लिस्टिंग 80 पे हो जाएगी, 70 पे हो जाएगी, तो आप सीधे सीधे उसको ब्लेम कर दोगे। लेकिन अपर साइड के लिए तो कोई ब्लेम नहीं करता सर। देखो ना, तो आपका जो क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है सर। But then there are underwriters to take care of this. सर ये तो मार्केट मेकर है ना, ये तो मार्केट मेकर है। अब अगर मार्केट मेक नहीं होगा तो आप लोगों की वेल्थ कैसे बनेगी? ये सब तो डिबेट नहीं करेंगे, हम तो मिनिमम वैल्यूएशन करेंगे सर, ठीक है? मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यूएशन है वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको डिस्काउंट करेंगे, तभी तो आपको बेनिफिट होगा सर। तो ये तो टेक्निकली ये अपना लॉस ले रहे हैं। थैंक यू। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी काउंटर क्वेश्चन करते हैं मर्चेंट बैंकर से कि ये वैल्यूएशन दिया कैसे दिया। अभी हमारे इशू में स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा कम वैल्यूएशन करवाया कि आप इसको थोड़ा कम करिए, तो ऐसा नहीं है। वाच डॉग है, ये नहीं कि मर्चेंट बैंकर ने जो भी दे दिया वो फ्रूटफुल है। स्टॉक एक्सचेंज भी उसका ड्यू डिलिजेंस है। अब जैसे वो यामा वाला इशू आ रहा था कि 2 शोरूम है और इतना कैसे आई, बीएससी ने उसको परमिशन दी है, सब कुछ देखा है, तभी तो इशू आया है ना। पब्लिक ने इन्वेस्ट किया, ओवर सब्सक्राइब किया, तो हाउ है ये तो एक यूफोरिया बना दिया। पेपर में न्यूज आ गई ये 2 शोरूम में इतना आई, वो आ गया, तो एक यूफोरिया बन गया। अदरवाइज बीएससी ने भी तो उसको चेक किया। બીજું પિયુષભાઈ એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે wherever we speak about the listing gains or listing loss, then we are not talking about the investors, right? કારણ કે investors ક્યારે short term માં નથી જતો, and the most important fundamental of this market is કે market always respects the earnings. જો પ્રીમિયમ હશે ને તો એને નીચે લઈ દેશે, જો ડિસ્કાઉન્ટ હશે તો એને પાછું લઈ દેશે. You know, market always respects the earnings.
આજે નહીં કાલે નહીં 6 months 1 year જ્યારે પણ હશે ને અર્નિંગ પ્રાઇસ ઇઝ ઓલવેઝ ધ સ્લેવ ઓફ ધ અર્નિંગ એટલે જે પ્રમાણે અર્નિંગ વધશે એ પ્રમાણે જ પ્રાઇસ એન્ડ વી હેવ ધ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ઇન્ફોસિસ રિલાયન્સ ટીસીએસ એ લોકોને કોઈ ઓપરેટરની જરૂર નથી હોતી રાઈટ તો જો ઇન્વેસ્ટર ડ્યુ ડિલિજન્સ કરીને પ્રોપરલી કરે ને so we should not bother about the listing gains or listing loss these are all are temporary market is permanent નમસ્કાર માય નેમ ઇઝ નિશિત કપાડિયા ફ્રોમ સત્યમ ક્રાફ્ટ મારો એક ક્વેશ્ચન એ છે કે પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે ટ્રેડિંગ કંપનીઝને જનરલી વેલ્યુએશન બહુ ઓછી મળે ઇફ आई कैन स्पीक हिंदी टू अवर एस्टीम्ड गेस्ट ट्रेडिंग कंपनीज को है ना वैल्यूएशन कम मिलती है फॉर एग्जांपल आई एम अ ट्रेडिंग कंपनी आई सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम 200 वेंडर्स पैन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड दैट इज फाइन बट अलोंग विद दैट जो वैल्यूएशन एक मैन्युफैक्चरर को या कोई पेटेंट होल्डर को मिलती है हम लोगों को जो ट्रेडिंग और सूरत इज मोस्टली a ट्रेडिंग हब basically I belong to e-commerce industry we are top 500 sellers on Amazon Flipkart Meesho we are planning for an IPO but the issue is that we are not getting that level of valuations जो हमें वो एक ही सिंपल लॉजिक लगाते हैं कि आपका प्रॉफिट जो फाइल किया हुआ है 2 साल का एग्जांपल 2 करोड़ रुपए आपने फाइल किया तो उसका 6 करोड़ 7 करोड़ whatever the बिट्स के ऊपर डिपेंड करता है तो उसका क्या कुछ और रास्ता है कि उसके कुछ लीवरेज मिल सकता है उसके ऊपर बिकॉज दैट अमाउंट इज वेरी स्मॉल व्हेन यू डाइवर्ट अराउंड 25% ऑफ योर स्टेक तो उससे ज्यादा तो लोन मिल जाती है दैट इज माय क्वेश्चन थैंक यू क्वेश्चन पूछा आपने देखिए आप एज ए इन्वेस्टर किसी ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे डोंट टॉक टू एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए सर डीमार्ट फॉर एग्जांपल दैट्स अ डिफरेंट थिंग सी एज ए इन्वेस्टर्स क्या देखता है कि कंपनी की एसेट वैल्यू भी कुछ है या नहीं है डोंट टेक इट अदरवाइज मैं आपके लिए नहीं एक एज ए इंडस्ट्री ट्रेडिंग इंडस्ट्री एज ए होल की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर जो है वो ये देखेगा कि आज की डेट में एसेट वैल्यू कंपनी की है या नहीं है ठीक है आप एक लीज के ऊपर आपने शॉप ले रखी है किसी ने नॉट आप किसी ने लीज के ऊपर 4 शोरूम कर लिए ठीक है स्टॉक है आपका बट आप ओवर द नाइट स्टॉक कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं मैं एज ए इन्वेस्टर ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ एसेट वैल्यू होना चाहिए कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बेनिफिट रहता है कि उसकी लैंड रहेगी कुछ बैंक लोन उसके ऊपर रहेगा तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करते हैं दैट्स इट एक मिनट हेलो आप पे तब सर मेरा नाम फरहान मलिक है आई एम फ्रॉम एक्वाकल्चर इसमें मेरा कंपनी का नाम है उल्पाड़ एक्वा प्राइवेट लिमिटेड और सर मुझे जानना ये है कि प्रॉफिट कितना मैटर्स करता है कंपनी वैल्यूएशन में फॉर स्पेशली फॉर द एसएमई आईपीओ और एसएमई आईपीओ में प्रॉफिट ही मैटर करता है टॉप वैल्यूएशन में उसका जो आप जैसे टाइम तो बता रहे थे ना कि मल्टीप्लाई 15 कोई कर रहा है कोई 17 कर रहा है तो डिपेंड्स करता है कि वो हर इंडस्ट्री का अलग अलग हो सकता है वेरी ट्रू और अगर हम लोग को सपोज कोई मर्चेंट बैंकर चूज करना है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि हम लोग को कौन सा मर्चेंट बैंकर चूज करना है उसके लिए देखिए ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है जो आपको अच्छी वैल्यूएशन दे दें आप उसके पास जाएं नहीं ये बात वो नहीं है ये है कि भाई सपोज कि उसने कोई मर्चेंट बैंकर है जिसने पर्टिकुलर आईपीओ वो इंडस्ट्री के किए हुए फॉर द जैसे मेरा कल्चर है तो मैं चूज करूंगा कि इससे कोई पहले जितना स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करवाए हां वो सबसे अच्छा मर्चेंट हाँ वही तो हम जान रहे हैं ना कि हम कैसे पता चलेगा हमको देखिए क्या रहता है कि एक आपको ड्यू डिलिजेंस भी करनी है मर्चेंट बैंकर की कि मार्केट के अंदर क्या रेपुटेशन है क्या प्रीवियस उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मर्चेंट बैंकर की टीम का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ भी आपको देखनी रहेगी ठीक है कोई बैड नेम तो नहीं है उन इंडस्ट्री के अंदर कोई सेवी से कोई नोटिस तो नहीं आया कभी उनको कोई इशू विड्रॉ तो नहीं हुआ उनका तो वो सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए ओवरऑल हम लोग यही कहें कि एसएमई में एसएमई की कंपनी के लिए प्रॉफिट ही सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका अच्छा प्रॉफिट है तो आपका कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा अच्छा है ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है ये नहीं कि आपका सपोज टर्नओवर है 500 करोड़ और मार्जिन है आपका 1% तो मार्जिन कितना परसेंट है वो चीज़ मैटर करती है
फिर भी कोई जनरल क्राइटेरिया है इसमें कि भाई इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग प्रॉफिट का इतना कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रमोटर टू प्रमोटर की क्या रेपुटेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है चीज़ें. आपका क्या यूएसपी है बिजनेस का, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है. वैल्यूएशन इज वेरी सब्जेक्टिव, तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. थैंक यू सर. एसएमई आईपीओ का जो प्राइस डिस्कवरी होता है जब लिस्टिंग के दिन, तो डिस्कवरी का मैकेनिज्म क्या होता है? डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसमें क्या कोई क्राइटेरिया होता है? नंबर 2, एक बार कोई एसएमई स्टॉक लिस्टिंग हो जाता है, इसके बाद वो रॉकेट हो जाता है, और कई बार ऐसा देखने में आया है कि 1 साल 2 साल में 25 गुना 50 गुना हो जाता है. तो एज अ इन्वेस्टर उसको ये स्टॉक में से कब एग्जिट मारना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे बताया कि अर्निंग तो अर्निंग तो ये 20 साल का अर्निंग आज डिस्काउंट कर देता है. मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि एक स्टॉक का लास्ट ईयर सितंबर में लिस्टिंग हुआ था, 160 रुपीज में लिस्टिंग हुआ था. आज उसका प्राइस है 3500, 21 टाइम्स बढ़ चुका है. स्टॉक का नाम भी देता हूँ, कोडी टेक्नोलैब लिमिटेड. तो अभी इस पे कब एग्जिट मारना है? ये सबकी एपेटाइट अलग, सबकी डिफरेंट टू डिफरेंट है. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, राइट. अब कोई इन्वेस्टर है वो जिसका 160 में आया वो 200 में भी बाहर हो जाएगा, कोई इन्वेस्टर है वो 500 में बाहर हो जाएगा, और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको मैनेजमेंट का कुछ पता है, बिजनेस का कुछ पता है, वो 3500 में भी बाहर नहीं होगा. तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सबकी अपनी एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. और ये एक ऐसा आंसर जिसका आंसर प्रमोटर के पास भी नहीं होता है. प्रमोटर भी अपनी कंपनी में फंसता है. तो मतलब, और ये अभी जो आईपीओ के लेवल का है, मतलब ये हम एक बार और इन्वेस्टर वाला सेमिनार करेंगे. क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन आंसर देने वाले मैथ्स के प्रोफेसर अपना आंसर हिस्ट्री का क्वेश्चन. और एक आध आंसर हम मुनीर जी भी से भी सुनना चाहेंगे पक्का, और फिर आते हैं, और उसके बाद में एक आखिरी क्वेश्चन होगा. अच्छा, एक मिनट, एक आंसर बताइए. आप लोग जब ये अभी आईपीओ की बात करें, अभी आईपीओ मार्केट अच्छा चल रहा है, तो आईपीओ बहुत आ रहा है और आईपीओ फुल भी हो रहे हैं. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एनसीडी. ये कंपनी, कोई भी कंपनी होती है वो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर एनसीडी बाहर निकालती है. तो अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको कि ये जो सिक्योर डिबेंचर करके भी एनसीडी निकालती है, फिर वो कंपनी भी बाद में क्या एनसीएलटी में चले जाती है. तो एनसीएलटी में जाने के बाद उसमें जो कैपिटल हमने उसमें एंगेज किया होता है, फिर बाद में वो उसका 10% मिलकर 10% ही मिलता है. तो उसमें मर्चेंट बैंकर का क्या रोल रहता है? उसमें मर्चेंट बैंकर का कोई रोल नहीं रहता है. इसीलिए एनसीडी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में ना फंसे. 15%, 17%, 16% एनसीडी जो आ रही है उनसे बचें. तो इसलिए है कि अपना जो मार्केट रेट चलता है उसके हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्ट करें. कितना ऐड आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट कर रही है. सिक्योर का मतलब क्या रहता है फिर? उसके सिक्योर एनसीडी, सिक्योर का मतलब तो फिर एनसीएलटी में चला गया. सिक्योर्ड क्रेडिटर, बैंक का भी तो पैसा सिक्योर्ड होता है. क्या मिलता है बैंक को? 95% हेयर कट मिल रहा है एनसीएलटी में आजकल बैंक को. उसके बाद પછી આ 1-to-1 ક્વેશ્ચન કોઈને એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હોય છે, પોતાની કંપની હોય ને આઈપીઓ રિલેટેડ હોય તો ખાસ પૂછજો, એક જ ક્વેશ્ચન. બાકી પછી બધા અહીંયા છે ને 2 મિનિટ તમને બી સાંભળી લઈએ પ્લીઝ. એક તમને क्वेश्चन दो. पूछ लो. ओके, मेरा नाम कपिल है, मेरी आईटी कंपनी है और मैं काफ़ी सीरियसली ये आईपीओ और इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ. फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, मतलब आप लोगों के साथ काम करना और वो सब करने के ओवरऑल चार्जेस कैसे होते हैं? हम कब पे करते हैं, क्या पे करते हैं, कितना हमें उसके लिए भी एक लिक्विडिटी बना के रखनी होती है, वो थोड़ा समझना था कि भाई उसका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है. सर ये चार्जेस ना बड़ा सब्जेक्टिव डिस्कशन हो जाता है. ठीक है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स भी अपॉइंट होते हैं. ठीक है, एंड अगेन दैट ऑल डिपेंड्स के मैं किस मर्चेंट बैंकर को हायर कर रहा हूँ,
या किस मैं लॉयर को कर रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर वेरी सब्जेक्टिव कॉस्टिंग, ठीक है। देयर आर प्रोसेस कॉस्टिंग अलग, देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग गेट्स इन्वॉल्व। तो मैं एकदम आपको डिटेल में सारी चीजें देता हूँ, बट ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, तो ये मैं वन ऑन वन आपसे डिस्कस करके दे सकता हूँ। इट इज अ ह्यूज गैप, मतलब एक कोई ऐसा फिक्स्ड अमाउंट नहीं है यहाँ पे कि मैं इस चीज का आपको बोल दूँ कि इसका 50 लाख रुपए लग जाएगा या 25 लाख रुपए लग जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप से हम आईपीओ लेने जा रहे हैं, किस टाइप से हम मार्केट जा रहे हैं, किस लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें डिपेंड रहती है इसमें, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व। तो वो मैं चाहिए तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये सारी चीजें। आई कैन नॉट कमेंट, मतलब परसेंटेज अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें लिंक्ड है इससे, ठीक है। बिकॉज देयर आर बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, मैं आपसे पर्सनल मिलके डिस्कस करनी है। फिर साइज डिफरेंस है इसमें, कितना फंड रेजिंग कर रहा हूँ, डाइल्यूशन है, काफी सारी चीजें लिंक्ड रहती है। तो ऐसा कोई बॉल पार्क अमाउंट नहीं है यहाँ पे कि मैं जिसको आपको बोल सकूँ कि 5% ऑफ द इश्यू साइज इज द एक्सपेंस और 7% ऑफ द साइज इज, इट ऑलवेज वेरी आईपीओ टू आईपीओ। एनी अदर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर। मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूँगा, मर्चेंट बैंकर चाहे 1 करोड़ का इशू लेकर आए या 100 करोड़ का इशू लेकर आए, काम बराबर रहता है, ठीक है। तो कोई ऐसा चीज हम नहीं कह सकते हैं कि कितना परसेंट रहेगा, वो रहेगा, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या फंड रेजिंग, मतलब आप कुछ भी पूछेंगे ये जवाब आपको याद नहीं मिलेगा। अभी है ना अपना आईटी का डिनर के टाइम पे आप पूछ लीजिए। ऐसे भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस और उसका बेनिफिशियरी हो तो आई डोंट नो, आप इसमें ना एक सीएसआर इज वुड बी द राइट गाइड, बहुत कंप्लायंस फ्री आपको जवाब दे सकते हो। इनफैक्ट इन्होंने कवर भी किया था स्टार्टिंग में ये सारी चीजें, तो मैं तो दे दूंगा, बट सीएसआर एकदम अच्छे से आपको एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। एसएमई में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की उसका एलिजिबिलिटी और अगर वो बेनिफिशियरी है तो वो होता है कि नहीं होता है। बेनिफिशियरी है तो नहीं होगा, नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ना। हाँ वो बराबर है, लेकिन उसके रिलेटिव्स या उसके घर वाले अगर बेनिफिशियरी रिलेटिव भी हैं तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सर पता कैसे चले उनके रिलेटिव है कि नहीं, क्योंकि सरनेम डिफरेंट हो सकता है उसका मामा का लड़का ही हो, लेकिन उसका सब ये खाली कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसके बाहर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास कंपनी का कोई शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के साथ किसी तरह का बिजनेस लिंक नहीं होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक पैनल बना हुआ है, वहाँ पर अगर आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ वहाँ पर लिस्ट हो, या अगर आप 15 साल से आप प्रोफेशन में हैं या इंडस्ट्री के अंदर एज ए डायरेक्टर आपने काम किया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वहाँ से उठाई जाती है कि इंडिपेंडेंट। और जब आप किसी को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो अपॉइंटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिक्लेयर करता है कि जी मेरा इस कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा होता है। डायरेक्टर्स की जो भी अपॉइंट होते हैं उनकी सबकी रिलेटिव्स की लिस्ट जाती है, एज पर द कंपनी है, सारी के साथ फाइल होती है, वहाँ वो डिक्लेरेशन देता है कि मेरे ये रिलेटिव है, उनका पैन नंबर जाता है, राइट। अब आपने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है तो फॉल्ट विल बी योर्स, दैट्स ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई क्वेश्चन है तो सर हम लोग सारे लोग यही सर, हाँ मैं यही कह रहा था, तो क्वेश्चन मैं एंड कर रहा हूँ खाली, इन केस कोई भी क्वेश्चन है तो हम सब लोग यहीं पे है, डिनर के टाइम पे भी यहीं पे, एनीबडी कैन कम एंड आस्क कोई भी क्वेश्चन है तो। सूरज से सर क्या मेरा हमेशा ना पर्सनल लगा हुआ है, एकदम ही मेरा बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहा है, बिकॉज मेरा आधा बचपन यहाँ पे गया है सर, ठीक है। तो जब रिकिन भाई यहीं पे है, रिकिन भाई ने मुझे बोला कि सर एक सूरत में सेमिनार करना है, तो मैं इतना ज्यादा खुश था बिकॉज हमें मेरा पूरा करियर ना एक एसएमई को गाइड करने में गया है, मुझे बहुत सेटिस्फाई होता है कि जब मैं किसी एसएमई को एक लेवल पे चले जाता है और मेरा अगर उसमें थोड़ा सा पार्ट भी रहता है ना तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उस जर्नी का मैं एक पार्ट था। तो वही कोशिश लेके हमने ये प्लान किया था यहाँ पे कि एक एसएमई और एमएसएमई को हमेशा एक कोई गाइड थोड़ा सा मिल जाता है तो दे ग्रो लाइक एनीथिंग, बिकॉज उनको अपना बिजनेस करना आता है, ठीक है। दे नो कि हाउ टू ग्रो बिजनेस। तो
तो अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस देयर आर मल्टीपल जगह पे जहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं कि फाइनेंशियली कैसा गाइड करना, बिकॉज हमेशा एक ऐसे मेरे को फाइनेंशियल साइड पे हमेशा पैसा लगता ही लगता है। तो वो सच वो एक तरीके से प्लान हो जाए, सारी चीजें हो जाती है ना, तो हमको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरा इसलिए था कि जब भी रिकिन भाई आए तो मैं बहुत खुश था, और मैं यहाँ पे आके सर से मिला तो मैं और ज्यादा खुश हो गया कि सर भी यहीं पे। मैं लास्ट टाइम मिला था इनसे, तभी बात हुई थी कि हम लोग वापस मिलेंगे, तो फॉर्चुनेटली आज उनसे वापस मिलने का मौका मिला। आप लोगों के पास एक गुरु यही है सर। तो सर आधा जीवन आपने यहाँ बिताया, थोड़ा बताओ कहाँ पर बिताया? सर मेरा गोरदुल रोड पे मेरे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फैमिली यहीं पे है सर। मेरे 3 मामा यहाँ पे और एक मासी यहीं पे है। तो मेरा पूरा बचपन है, मेरा जब भी वेकेशन होता था ना, मैं भाग के सूरत पहुंच जाता था मेरे मामा के वहाँ पे, कि मुझे इतना लगाव है। इसलिए मेरा हमेशा यहाँ पे आने का एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लस ये ओवर सब्सक्राइब क्राउड, तो मैं अभी सर को बोला कि सर वापस मैं आऊंगा यहाँ पे अगले 2 महीने में, फिर से बड़े राउंड में करेंगे एंड बड़ा प्लान करेंगे सर फिर से। अगर यूजुअली ससुराल का घर होता तो इस तरह लगाव नहीं होता। आपका अनुभव है, ये काम भाग जा रही है। तो आप लोगों के पास राकेश सर यहीं पे है, तो ही बहुत बड़े गुरु है सर यहाँ पे इस मार्केट के, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो सारे लोग प्लीज उनका भी एडवांटेज लेना। यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी बात हमारे लिए भी कही, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं बताया, बट बड़ा शांत रहते हैं, बट काफी एक्टिव है बाजार में, बहुत गहरे और बहुत अच्छे हैं, बहुत सबको पता है। थैंक यू चैम्बर्स हमको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली सूरत आके मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर। रिकिन भाई, थैंक यू रिकिन भाई, आपने हमको यहाँ पे कनेक्ट किया। एनीथिंग और कोई भी क्वेश्चन है सर, हम लोग सारे यही है। ओवर टू यू सर। પ્રોજેક્ટ 3 મિનિટ માટે દઈ જતા પ્લીઝ. આપની જવાબદારી છે કે આપણે જે વ્યક્તિઓ પાસેથી આટલું બધું જ્ઞાન લીધું છે તેમનો આભાર માનવાનો આ સમય હોય ત્યારે આપણે અહીં જ રહેવું જોઈએ. સૌથી પહેલા તો આ તમામ મિત્રો માટે એક વાત કહેવા માંગુ છું. પરિચય બહુ ઓછો છે, પણ પરિચય તો માણસને જોવાથી નક્કી થઈ જતો હોય છે. જીવનમાં 5 વસ્તુ ઈશ્વર દત્ત છે. પહેલી વસ્તુ ઈશ્વર દત્ત છે તે સરસ્વતી, જે ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. બહુ ચુનંદા લોકોને આપે છે કે જેથી સરસ્વતીનો પ્રચાર થાય. જીવનમાં બીજી ઈશ્વર દત્ત વસ્તુ છે લક્ષ્મી, એ પણ ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. બહુ ઓછા લોકોને આપે છે કે જેથી તે લક્ષ્મીનો સદુપયોગ સમાજના કાર્યોમાં થાય. ત્રીજી ઈશ્વર દત્ત વસ્તુ છે તે હેલ્થ, આરોગ્ય, જે પણ ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. આપણે ઘણી વખત વિચારતા હોય કે મોટા થઈશું, નિવૃત્ત થઈશું ત્યારે યાત્રા જઈશું, અને યાત્રાના સમયે આપણી પાસે પગમાં જોર જ નહીં હોય, પાલીતાણા ચડવા માટે તેમજ આપણી પાસે શક્તિ જ ન હોય એવું બનતું હોય છે. ચોથી ઈશ્વર દત્ત, હું આને રિલેટ કરીશ, હું ફક્ત કઈ વાર્તા કરતો નથી. ચોથી ઈશ્વર દત્ત વસ્તુ છે નેમ અને ફેમ, તે પણ ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની અંદર આખો દિવસ અમારા સ્ટાફ કામ કરતો હોય અને આ દિવસના અંતે અમારા જેવા આવીને બોલી જાય પ્રમુખ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, એ લોકોને એમ જ થાય કે આ બધું આ ભાઈઓ જ કરે છે, પણ એવું પણ હોતું નથી. પણ એ ઈશ્વર દત્ત હોય છે. અને 5મી ઈશ્વર દત્ત વસ્તુ હોય છે અને તે સત્તા, પાવર, એ પણ ભગવાન બધાને આપતી હોતી. બહુ ચુનંદા લોકોને પાવર આપે છે કે જેથી એ સત્તાનો સારો સદુપયોગ થઈ શકે. વર્તમાન પોલિટિકલ સંદર્ભની અંદર આ વાતને બોલાવવી જરૂરી નથી, પણ આ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત બધા જ મહાનુભાવો પાસે સરસ્વતી પણ છે, કારણ કે આટલું સારું બોલીને લોકોને કન્વિન્સ કરી શકે છે. પૈસા તો હોય સ્વાભાવિક છે, તો જ આટલી મોટી કંપની ચલાવે. બધાનું જ આરોગ્ય અદ્ભુત દેખાઈ રહ્યું છે. નેમ અને ફેમ તો છે જ, તો જ આપણે અહીંયાથી મુંબઈથી એમને ખાસ બોલાવ્યા છે. અને પાવર તો જ્યારે આ આઈપીઓ ને બધું આવે અને જે રીતે પૈસા એ લોકોની તરફ આકર્ષાતા હોય છે, તેના પરથી એ લોકોની પાસે કેટલી આર્થિક સત્તા છે તેનો ખ્યાલ આવે. ટૂંકમાં આ 5 ઈશ્વર દત્ત વસ્તુઓનો સંગમ હોય તો ત્યાં મુંબઈથી આવેલા તમામ મિત્રો. એટલે સૌથી પહેલો આભાર ડેનિશભાઈ, સંજયભાઈ, આયુષીબેન, પંકજભાઈ અને મુનીરભાઈ, તમે 5 જણાએ જે જ્ઞાન અમને પીરસ્યું છે, સાચા અર્થમાં કોઈ પણ પ્રકારના આડંબર વગર સીધી સ્ટ્રેટ વાત કરીને લોકોને જે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એ માટે અમે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી અંતઃકરણપૂર્વક આપનો આભાર માનીએ છીએ. અને અમારા 2 મિત્રોનો હું આભાર માનવાનું ચૂકીશ નહીં.
તે અમારા રિકિનભાઈ ઝવેરી. રિકિનભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ. અને મિસ્ટર દાલિયા એ પણ તેઓ એમની સાથે આવ્યા છે. આ રિકિનભાઈ અને દાલિયા સાહેબ આ નિમિત્ત બન્યા છે. આ બધા મિત્રોનું સંકલન એમણે કરી આપ્યું છે, સંપર્ક અમારો એમણે કરી આપ્યો છે. રિકિનભાઈ આ કંપની સાથે ખૂબ ક્લોઝલી સંકળાયેલા છે અને અમે બધા એક જ સમાજના જ્ઞાતિના થઈએ એટલે અમે જ્યારે છેલ્લી વખત પાલીતાણામાં મળ્યા હતા ત્યારે આ વાતનો પાયો નંખાયો હતો કે સુરતની અંદર આ પ્રકારનું કામ થઈ શક્યા તો એમને ખ્યાલ નહોતો કે હું ચેમ્બરની અંદર આટલો સક્રિય છું. ત્યારથી આ સંબંધની શરૂઆત થઈ છે. તે રિકિનભાઈ આજે આપણે અહીંયા એક અલ્પ વિરામ આપીએ છીએ. અલ્પ વિરામ એટલા માટે કે હું ક્યારેય પૂર્ણ વિરામમાં માનતો નથી. એટલે તમારો વિશેષ આભાર. અમારી ટીમ બહુ સક્રિય અને સક્ષમ છે. અમે હમણાં પણ જ્યારે પ્લાનિંગ કરવા બેસીએ ને ત્યારે આ લોકોને કહીએ કે વિચારી લો કે અમે એ દિવસે અવેલેબલ નથી, કારણ કે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મુંબઈ, દિલ્હી અમારે વારે જવું પડતું હોય છે. ને એ સમય એવું પણ બને કે અચાનક જ સીએમ સાથેની મુલાકાત નક્કી થાય કે કાલે જવાનું છે, તો કાલે અહીંયા જે પ્રોગ્રામ હોય તેમાં કઈ મીંડું થઈ જાય એ તો ચાલે નહીં. એટલે અમારી સેકન્ડ લાઈન લીડરશીપ એટલી બધી મજબૂત છે, ખાસ કરીને અમારા ગ્રુપ ચેરમેન કમલેશ ગજેરા કે પછી આ કેપિટલ કોમોડિટી માર્કેટના એડવાઇઝર શ્રી રાકેશભાઈ જોશી કે અમારા અય્યુબ યાકુબ અલી સાહેબ થી માંડીને આખી હોલ કમિટી, દે આર ઓલવેઝ રેડી ઓન ટોસ. અને એ લોકોનો એક જ ટાર્ગેટ હોય છે કે વધુ ને વધુ લોકો કેવી રીતે આવે. આ કઈ પોલિટિકલ સભા નથી, પણ વધુ ને વધુ લોકો. એટલે અમારું આખું લોજિક એવું છે કે 100 જણનું રજીસ્ટ્રેશન થાય તો એમાંથી કદાચ 10 લોકો પ્રેરિત થાય આઈપીઓ લાવવા માટે, પણ 200 થાય તો 20 લોકો પ્રેરિત થાય, અને આજે જે રીતની સંખ્યા છે 250 તો 25 લોકો પ્રેરિત થાય. ટૂંકમાં અમે ત્યારે ગુણવત્તા કરતા ક્વોન્ટિટીમાં વધારે માનીએ છીએ. આ આખું લોજિક કદાચ કેટલાક લોકોને નહીં પણ સમજાશે, પણ જેટલું વધુ લોકો આવે એટલું વધુ જ્ઞાનનો પ્રસાર થાય અને એટલી વાતો સમાજની અંદર ફેલાવો થાય. એટલે અમારા આ મિત્રોને માટે આપણે જોરદાર તાળી પાડીએ કે જેને કારણે અને તમારો કયા શબ્દોમાં આભાર માનીએ. તમારા વગર આ સભા શક્ય નથી. માત્ર ને માત્ર મારો સંદેશો એક જ છે કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સભ્ય બનો. ચેમ્બર તમારી છે, તમારા દ્વારા તમારે માટે સર્જાયેલી છે. અમે પણ તમારામાંના એક છીએ. અમે પણ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા કે ફાઇન, પણ અલ્ટિમેટલી તો અમે પણ ચેમ્બરના સભ્ય છીએ ને. કેટલા સભ્યો છે ચેમ્બરના? હાથ ઊંચો કરો. જેટલા નથી એ લોકોને વિનંતી કરું છું, 18,880 ની અંદર આખી જિંદગીની આટલી 300 કાર્યક્રમો દર વર્ષે, 15 એક્ઝિબિશન, 84 દેશો સાથેનો સંપર્ક, આટલા રૂપિયામાં આખી જિંદગી તમારી સેવા કોઈ નહીં કરે સાહેબ. એટલે જે લોકો નથી એ લોકોને વિનંતી છે કે તેઓ આ સભ્યો બને, મારો સંપર્ક કરજો. આવતીકાલે તમને ઘર બેઠા ફોર્મ મળશે, પૈસા પણ આપણો માણસ આવીને લઈ જશે. આમાંથી પ્રેરિત કેટલા થયા છે તે બહુ અગત્યનું છે. અત્યારે અહીંયા કેટલાક ચહેરા દેખાઈ રહ્યા છે કે જે લોકો ખરેખર સિન્સિયરલી આઈપીઓ લાવવાની દિશાની અંદર વિચારી રહ્યા હોય. જો જરાક હાથ ઊંચો કરો કે ખરેખર કેટલા લોકો લાવવાનું વિચારે છે. એમાં બળજબરી નથી કરતો. એટલે તમે વિચારો કે આ મિત્રોને જે એ લોકોની જે મક્કમતા છે તમારી, એની અંદર માત્ર અમે એક બળ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જેથી તમે આગામી દિવસોની અંદર આઈપીઓ લાવો અને લોકોને સારું વળતર અપાવો. આપણો કામ લોકોને સારું વળતર અપાવવાનું છે. જીવનમાં મારું કરશો તો મરી જશો, પણ તારું કરશો તો તરી જશો. આ તારું કરશો તો તરી જશો એ આ આઈપીઓ સડી નાખે. એટલે અહીંયા લોકોને પૈસા ભેગા કરવાના ને એ ભેગા કરીને આપણે તો કમાવાનું, પણ લોકોને કમાવાની સુંદર તક આપવાની. હું માનું છું કે આ મૂળભૂત સંદેશની સાથે આપ સૌનો આભાર માનીને આજની આ સભા અહીં સમાપ્ત કરું છું. આપના દોસ્ત નિખિલ મદ્રાસીને રજા આપશો. નમસ્કાર.